यहीं रुक जाओ, नौजवान। कक्षा अभी चल रही है। प्रोफेसर की दृढ़ आवाज़ कक्षा में गूंज उठी, जिससे कुछ फुसफुसाहटें बंद हो गईं, जबकि डैमन दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। डैमन जरा भी नहीं हिला, उसके कदम दृढ़ थे। उसकी भूख असहनीय थी, उसे परजीवी की तरह कुतर रही थी। वह सिर्फ प्रोफेसर के व्याख्यान से बचने के लिए नहीं जा रहा था, वह खुद से बच रहा था। अगर उसकी परछाई की भूख 90% तक पहुंच जाती, तो वह न सिर्फ प्रोफेसर के लिए समस्या बन जाता, बल्कि कमरे में मौजूद सभी लोगों के लिए खतरा बन जाता। और वह भोला नहीं था। वही प्रोफेसर जिसने उसे रुकने का आदेश दिया था। अगर वह राक्षस में बदल जाता, तो निस्संदेह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता। दरवाज़ा बहुत ही करीब था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, वह अपने आप ही बंद हो गया। डैमन का पेट बैठ गया। सुना नहीं तुमने? क्लास अभी चल रही है। या कम से कम अपनी बात तो समझाओ, वरना। ये शब्द हवा में धमकी की तरह लटके हुए थे। वरना क्या? डैमन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसका चेहरा आधा छाया हुआ था। उसकी भूख उसे बेपरवाह बना रही थी, उसकी आक्रामकता को और बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में हो, उसकी निर्णय क्षमता धुंधली हो गई थी, उसका धैर्य शून्य हो गया था। आप क्या करने जा रहे हैं, प्रोफेसर? मुझ पर हमला? जरूर, आगे बढ़िए। उसकी आवाज़ में जहर भर गया और पूरी कक्षा चौंक गई। छात्रों में बड़बड़ाहट फैल गई। क्या वह पागल हो गया है? वह नशे में होगा या कुछ और होगा? वह कमीना सचमुच मरना चाहता है। आप एक आम आदमी से क्या उम्मीद करते हैं? कोई शिष्टाचार नहीं, कोई अनुशासन नहीं। प्रोफेसर ने हाथ उठाकर अधिकार जताते हुए बढ़ती हुई बातचीत को शांत किया। डैमन को घूरते हुए उनकी नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। प्रोफेसर अल्फ्रेड अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। जब डैमन ने पहली बार दाखिला लिया था, तब उन्हें उससे कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन अब वे उसे एक निराशाजनक व्यक्ति मानते थे। सब लोग चुप हो जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज़ संयमित थी, लेकिन उसके शब्दों में विनम्रता झलक रही थी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, डैमन। एक प्रोफेसर के तौर पर मेरे लिए एक छात्र से लड़ना अनुचित होगा, खासकर तुम्हारे जैसे कमज़ोर छात्र से। डैमन की मुट्ठियां भींच गईं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। अपमान ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा चुभ दिया। प्रोफेसर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे साथियों को तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिलाने दूंगा। शायद इससे तुम्हें कुछ विनम्रता की शिक्षा मिलेगी। अगली बार कक्षा में ध्यान देना, ताकि तुम एक गौरवशाली निराशा का पात्र न बनो। डैमन पूरी तरह घूम गया, उसकी नज़रें सिकुड़ती जा रही थीं और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि प्रोफेसर पर झपट पड़े, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अल्फ्रेड ने इवांगेलिन ब्राइटवाटर की तरफ देखा। इवांगेलिन, उसे नीचे ले जाओ। इवांगेलिन ने अपने होंठ काटते हुए हिचकिचाहट दिखाए। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लियोना वेलेफियर की आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। पब फ्यूचर एड्स, मैं इसे करूंगा। बिना अनुमति का इंतजार किए लियोना अपनी सीट से उछल पड़ी। उसके काले और सफ़ेद बाल बिजली की चमक की तरह उसके पीछे लहरा रहे थे। जैसे ही उसने अपना स्ट्रोम जादू जगाया, उसकी उंगलियों के पोरों पर चिंगारियां नाचने लगीं, हवा में कच्ची ऊर्जा की चिंगारी सी गूंज उठी। एक दहाड़ के साथ वह डैमन पर टूट पड़ी और उसका हमला बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ उसकी ओर फट पड़ा। कक्षा के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी सांस रोक ली। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। उनके हिसाब से डैमन के पास अब कोई मौका नहीं था। लेकिन डैमन का शरीर अपनी सहज प्रवृत्ति से हिल गया, उसकी परछाई की पागल कर देने वाली भूख से और भी बढ़ गया। उसने अद्भुत सटीकता से हमले को टाल दिया। बिजली का झटका उसके पास से गुजर गया। बिना रुके उसने जवाबी हमला किया, एक तेज वार जिससे लियोना जमीन पर फिसलकर गिर पड़ी। कक्षा में स्तब्ध होकर बड़बड़ाहट शुरू हो गई। क्या उसने बस उसे चकमा दिया? बिल्कुल नहीं, ये तो संयोग ही होगा। लियोना ने अवश्य ही पीछे हटना चाहा होगा, इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। ज़ैंडर रेवेंसेक्रॉफ्ट, जो अपने सामान्य अनुचरों के बिना अकेले बैठे थे, ने विचारमग्न भाव से दृश्य को देखा। अपनी थोड़ी को हाथ पर टिकाकर वह जोर से बोला, लियोना वेलेफियर ने ज़रूर खुद को रोका होगा। वह उसे गलती से मारना नहीं चाहती थी। कक्षा ने ज़ैंडर के विश्लेषण को सत्य मानकर सहमति में सिर हिलाया। लेकिन एक छात्र ने अपनी निश्चितता साझा नहीं की। इवांगेलिन ब्राइटवाटर चुपचाप बैठी रही, उसकी सुनहरी निगाहें डैमन पर टिकी रहीं। दूसरों के उलट, उसे नहीं लगा कि लियोना ने कुछ छिपाया है। उसे एक ऐसी बात का यकीन था जिसे मानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। डैमन कमज़ोर नहीं था। वह कभी था ही नहीं।
जमीन पर पड़ी लियोना ने हैरानी और उत्तेजना के मिले जुले भाव से डेमन को घूरा। उसने जरा भी संयम नहीं रखा था और यही बात उसे डरा रही थी। पिछली रात की घटनाओं के बाद उसे शक था कि डेमन उतना कमजोर नहीं है जितना उसकी छवि से जाहिर होता था। अब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था। डेमन की परछाई उसके पैरों के पास कंपन कर रही थी, बेतरतीब और जीवंत, उसके पागल कर देने वाले गुस्से और भूख को और बढ़ा रही थी। वह वहीं खड़ा था, छाती फुलाए, लियोना और बाकी क्लास को घूर रहा था। उसकी हर हरकत में बमुश्किल नियंत्रित हिंसा झलक रही थी। पहली बार छात्रों को एहसास हुआ कि डेमन शायद सबसे कमजोर नहीं है और इससे वे घबरा गए। डेमन पूरी तरह से अपने आप में नहीं था। उसकी परछाई ने आंशिक रूप से नियंत्रण कर लिया था। उसकी भूख उसके मन को कुतर रही थी और उसके विचारों को गहरी, आदिम आक्रामकता से झकझोर रही थी। उसने लियोना के ज्यादातर हमलों को सहज ज्ञान से चकमा दे दिया था, क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी बिजली उसके आसपास की परछाइयों को कैसे विकृत कर रही थी। लेकिन उसके सभी हमले बिजली जैसे नहीं थे। पानी और ध्वनि पर आधारित जो मंत्र उसने मिलाए थे वे उसे मुश्किल से ही समझ में आए, उसकी तीव्र इंद्रियों को चकमा देते हुए। लियोना मुस्कुराए, उसकी सुनहरी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। मैं कल से ही तुमसे लड़ना चाहता था। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। डेमन ने धीमी आवाज में गुर्राहट की, जो मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज थी, जो मानव से अधिक पशुवत थी। तीक्ष्ण प्रवृत्ति वाली एक राक्षसी। लियोना ने इसे स्वीकृति मान लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बिजली के कड़कते गोले बुला लिए। तूफान कॉल। ऊर्जा के गोले डेमन की ओर बढ़े और गर्जना करते हुए हवा में उछले। किनारे से प्रोफेसर अल्फ्रेड भौहें चढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की एक झलक थी जब उन्होंने एक उपचार औषधि की ओर हाथ बढ़ाया। अगर डेमन गंभीर रूप से घायल होता तो वे हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन अगर वह मर जाता तो बस। एथर अकादमी में मौतें असामान्य नहीं थीं, हालांकि कक्षा के दौरान वे शायद ही कभी होती थीं। डेमन भयानक सटीकता से आगे बढ़ रहा था, हर बोल्ट को चकनाचूर करता हुआ, जैसे ही बोल्ट मेजों को तोड़ रहे थे और पिछली पंक्तियों को जला रहे थे। खुशकिस्मती से कोई भी छात्र इतना मूर्ख नहीं था कि वहां रुका रहे। वह तेजी से दूरी कम करता गया, उसके जादू से बचता रहा, क्योंकि पानी का तेज बहाव उसकी ओर बढ़ रहा था। जल सृजन। जादू ने उसकी बांह को छू लिया, जिससे खून बहने लगा और वह एक जंगली गुर्राहट की तरह चिल्लाने लगा। डेमन का गुस्सा और भी तेज और भड़क गया। बिजली जैसे तेज तात्विक हमलों से बचना आसान था, लेकिन पानी परछाइयों को उतना विकृत नहीं कर पाता था, जिससे उसे पहले से उन्हें भांपने में मुश्किल होती थी। उसका ध्यान सिमट गया और उसका गुस्सा उबल पड़ा। उसने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, 5x से मन। उनमें कच्ची शक्ति का संचार हुआ, जिससे उनके पहले से ही बढ़े हुए आंकड़े और भी बढ़ गए। कक्षा, खासकर ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट और प्रोफेसर अल्फ्रेड, स्तब्ध होकर देखते रहे। डेमन सिर्फ जिंदा नहीं बच रहा था, वह जंगली महाद्वीप लोत्रिया की एक अद्भुत प्रतिभा, लियोना वेलेफियर के खिलाफ अपनी जमीन मजबूत कर रहा था। डेमन एक ही झटके में उसके पास पहुंच गया। लियोना पीछे नहीं हटी, हाथों से हाथापाई उसकी खूबी थी। उसके पंजे फैल गए और मुक्का मारते ही उसका मनोबल बढ़ गया। अपनी परछाई की भूख से व्याकुल डेमन ने उसे रोकने के लिए अपनी कोहनी उठाई। टक्कर लगते ही चिंगारियां निकलीं, जिससे उसका हाथ तेज दर्द से सुन्न हो गया। दर्द ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने गुर्राहट के साथ जवाबी हमला किया और उस पर एक मुक्का मारा। लियोना ने चकमा दिया, लेकिन डेमन ने बीच में ही अपना हाथ खोल दिया और उसे झपट लिया। उसकी उंगलियां उसके सिर के चारों ओर जकड़ गईं और एक शिकारी गुर्राहट के साथ उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। लियोना लड़खड़ा गई और जोर से जमीन पर गिरी, जिससे कक्षा में चीख पुकार मच गई। बिल्कुल नहीं। क्या उसने अभी अभी लियोना वेलेफिया को धक्का दिया है? उसने ऐसा कैसे किया? एक मानव एक पशु प्रजाति को शारीरिक युद्ध में पराजित कर रहा है, बिना किसी वर्ग उन्नति के। ज़ैंडर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हर हरकत का विश्लेषण करने लगा। शरीर को बढ़ाने और मजबूत करने का जादू, उसने मन ही मन बुदबुदाया। बस यही एक वजह है। डेमन ने बड़बड़ाहट नहीं सुनी। उसका ध्यान एकाग्र था। वह लियोना पर टूट पड़ा, जो रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। उसकी तकनीक बेजोड़ थी, लेकिन डेमन से लड़ना किसी जंगली जानवर से लड़ने जैसा था। वह अपनी सहज प्रवृत्ति से लड़ रहा था, उसकी हर चाल मारने और खा जाने की आदिम इच्छा से प्रेरित थी। लियोना उसकी हत्या की मंशा को महसूस कर सकती थी, उसका दम घुट रहा था। वह पीछे की ओर उछली और कक्षा के दरवाजे के पास पहुंची। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, उसकी सुनहरी आंखों में उत्साह चमक रहा था। जैसे ही वह एक विनाशकारी मंत्र तैयार कर रही थी, उसके चारों ओर बिजली कौंधने लगी। गड़गड़ाहट। कमरे में विनाश का एक तूफान छा गया, जिसने डेमन को अपनी उग्र ऊर्जा में पूरी तरह से निगल लिया।
प्रोफेसर अल्फ्रेड बीच बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही बादल से एक आकृति उभरी, वे झिझक गए। डेमन तूफान से निकल गया, उसकी वर्दी झुलस गई और शरीर पर चोटें आईं, लेकिन उसकी शिकारी मुस्कान बनी रही। उसके हाथ में कच्चे विनाशकारी छाया मन का एक गोला भयानक शक्ति से धड़क रहा था। वह एक क्षण में लियोना से कुछ इंच की दूरी पर था और उसने अपना निशाना सीधे उसके चेहरे पर साधा। लियोना की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह साफ देख सकती थी उसकी ठंडी अटल निगाहों में मौत। डेमन की परछाई में न कोई झिझक थी, न कोई दया, लेकिन उस आखिरी पल में धुंध को चीरती हुई मानवता की एक झलक उभरी। डेमन ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और वह परछाई उसके पास से गुजर गई और एक बहरा कर देने वाले विस्फोट में उसके पीछे का दरवाज़ा ढह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, कक्षा भी इतनी स्तब्ध थी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। डेमन थोड़ा लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह धीरे से बुदबुदाया, भाग्यशाली। बिना एक शब्द कहे वह कक्षा से बाहर चला गया और दरवाजे के टूटे हुए अवशेष अपने पीछे छोड़ गया। प्रोफेसर अल्फ्रेड के चेहरे पर हैरानी और उलझन का मिला जुला भाव था। हालांकि ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट का भाव ज्यादा गहरा था। उस आम आदमी के पास कब से इस तरह की शक्ति आ गई? उसे मार्कस और उसके अन्य अनुचरों से उनकी सजा पूरी होने के बाद पूछना था। डेमन हॉल में भटक रहा था, उसकी भूख एक बार फिर उसे जकड़ रही थी। इस बार ये और भी जोरदार थी। वह खुशकिस्मत था कि उसने नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अगली बार शायद वह इतना खुशकिस्मत न हो। डेमन खुली धूप में तो निकल आया, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितता से घिरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, और बस कुछ ही देर में उसकी परछाई उसे पूरी तरह निगल जाएगी। अपनी भूखी अवस्था में वह आसपास मौजूद किसी भी अनजान जीव को निगल जाएगी। उसे किसी को खाने की चिंता नहीं थी, बल्कि उसके परिणाम थे। ये एथ अकादमी थी, एक ऐसी जगह जहां किसी राक्षस की हल्की सी भी आहट निर्दयी प्रोफेसरों का ध्यान खींच लेती थी। अगर दिन के उजाले में कोई भी अमानवीय चीज दिखाई देती तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया जाता। सवाल तो बाद में ही उठेंगे। डेमन जानता था कि वह ऐसी मुठभेड़ में बच नहीं पाएगा। अकादमी, जो कभी छात्रों के लिए एक अभयारण्य थी, अब मौत के जाल जैसी लगती है। इसका केवल एक ही समाधान था, मुझे अकादमी से बाहर भागना होगा। यह एक हताशा भरा जुआ था। अगर वह मैदान से आगे निकल पाता तो पास के शहर अथोर के अभयारण्य की ओर बढ़ सकता था। वहां बेखबर शहरवासियों के बीच उसकी परछाई को भोजन मिल सकता था, बेबस और बिना तैयारी वाला शिकार। इस विचार ने उसे अपराध बोध से भर दिया, लेकिन ये यहाँ मरने से बेहतर था। बिना एक पल भी गंवाए डेमन भाग गया। लियोना के बिजली के हमलों से घायल उसका क्षत विक्षत शरीर हर कदम पर विरोध कर रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसकी वर्दी अब अपने आप ठीक होने लगी थी, कपड़ा फिर से जुड़ने लगा था, हालांकि इससे उसका दर्द कम नहीं हुआ था। वह उस छिपे हुए रास्ते की ओर दौड़ा, जो छात्रों के भागने का एक ऐसा रास्ता था जिसका अकादमी की चौकस निगाहों के बीच शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता हो। जब वह वृक्षों की कतार के किनारे पहुंचा तो अचानक रुक गया। डर ने उसे जकड़ लिया और वह अपने होंठ भींच रहा था, आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। उसकी परछाई उसके नीचे धड़क रही थी, उसकी अराजक ऊर्जा उसके मन में विचलित करने वाली तस्वीरें भर रही थी। पेड़ों की छाया खतरनाक थी, उसने उसकी परछाई की इंद्रियों को और बढ़ा दिया और दुनिया के बारे में अपनी विशाल समझ से उसे अभिभूत कर दिया। डेमन ने अपने पैरों के पास घूमते अनियमित अंधेरे को घूर कर देखा। अरे, उसने दांत पीसते हुए कहा, अपनी इंद्रियों को पेड़ों की छाया में मत फैलाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी परछाई पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। डेमन समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसकी आवाज़ सुनी भी या नहीं, या उसे परवाह भी थी या नहीं। जैसे ही वह छाया के करीब पहुंचा, प्रतिक्रिया तुरंत हुई। जैसे ही उसकी परछाई पेड़ों के अंधेरे से टकराई, उसके सिर में एक तेज जलन भरा दर्द उठा। डेमन लड़खड़ा गया, अपनी कनपटियां पकड़ते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। रुको, 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 वह दहाड़ा। तनाव के कारण उसकी आवाज़ फट गई। छाया टिमटिमाई, क्षण भर के लिए अस्तित्व से गायब हो गई, और फिर सन्नाटा छा गया। डेमन हौंफते हुए गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया और वह बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ मिट्टी में धंस गए और कुछ पल के लिए दर्द कम हो गया। स्पष्टता लौट आई, तीव्र और निर्मम। उसकी फैली हुई पुतलियां उसकी आत्मा को नोचने वाले भय को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जब वह फुसफुसाकर वह प्रश्न पूछ रहा था जो उसे हमेशा से परेशान कर रहा था, क्या मैं अंततः मरने जा रहा हूँ? इस विचार ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। भय ने उसे पूरी तरह कुचल देने की धमकी दी, लेकिन फिर उसका जबड़ा कस गया और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। पब फ्यूचर एड्स नहीं,
वह गरजा, उसकी आवाज़ दृढ़ निश्चय से कांप रही थी। नहीं, अभी नहीं। दांत पीसते हुए डेमन ने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डर ने उसे शायद पनघु बना दिया था, लेकिन जिंदा रहने की उसकी इच्छाशक्ति और भी मजबूत हो गई थी। उसने एक डगमगाता हुआ कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसका मन आगे के भागने के रास्ते पर केंद्रित था। डेमन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने पैरों को जोर से हिलाते हुए नदी की ओर भागा। उसकी सांसें तेज थीं और उसके जर्जर शरीर की हर मांसपेशी विरोध में चीख रही थी। वह रुक नहीं सकता था, अभी नहीं। उसका एक ही रास्ता था कि वह अकादमी से भाग निकले, इससे पहले कि उसकी परछाई उसे या किसी और को निगल जाए। जंगल सामने घना और भयावह दिखाई दे रहा था। वह सड़क से उतर गया, उसे देखने के लिए पर्याप्त पास तो रहा, लेकिन छिपने के लिए पर्याप्त दूर भी। पेड़ों के नीचे की परछाइयां अस्वाभाविक रूप से फैलती और मुड़ती रहीं, जबकि उसकी अपनी परछाई अनियमित रूप से धड़क रही थी। उसकी इंद्रियां बाहर की ओर फैलती गईं और उसे असंबद्ध सूचनाओं की बाढ़ से अभिभूत कर दिया। उसके चारों ओर की दुनिया अस्तव्यस्त हो गई। डेमन लड़खड़ा गया, उसका पैर एक जड़ में फंस गया। वह आगे की ओर लुढ़क गया, जमीन पर गिर पड़ा और ऊबड़-खाबड़ जमीन पर दर्द से लौटने लगा। उसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी और उसकी वर्दी घास और कीचड़ से सनी हुई थी, लेकिन उसकी खोपड़ी में जो जोरदार धमाका हुआ, उसकी तुलना में ये सब कुछ भी नहीं था। छाया जनित सूचनाओं के बहुरूपदर्शक ने उसके मन पर हमला किया, तो वह कराह उठा और अपना सिर पकड़ लिया। छाया की सीमा में हर पेड़, हर पत्ता, हर कीट असहनीय विस्तार से उसकी चेतना में समा रहा था। कमजोरी से रेंगते हुए पास के एक पेड़ पर जाकर डेमन ने अपनी पीठ उस पर टिका दी। उसकी छाती धड़क रही थी और वह अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। इसे रोको, कृपया रोको, ये दर्द कर रहा है, उसने भारी स्वर में फुसफुसाया। उसके होठों से ये शब्द बार बार निकल रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं तथा संवेदनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। परछाई की अनुभूति उसकी शारीरिक इंद्रियों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका मन अंधकार के एक विशाल, अजनबी जाल में भटक रहा हो। उसकी परछाई सिर्फ फैलती नहीं थी, वह खोजती भी थी, शिकार के लिए, और उसे कुछ मिल गया था। डेमन को आभास हो रहा था कि कोई आ रहा है, लेकिन उसका ध्यान भूख की पीड़ा और संवेदी सूचनाओं के प्रवाह के बीच बढ़ गया। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया और हाँफते हुए कांपने लगा। लक्ष्य निकट आ गया। डेमन को मुश्किल से ही कदमों की आहट का एहसास हुआ, जब तक कि एक शांत आवाज ने उसकी धुंध को चीर दिया। हम, एक अकादमी का छात्र, नौजवान, तुम्हें जंगल में क्या लाया है? साया तुरंत पीछे हट गया, किसी चौंके हुए जानवर की तरह अपनी सुध बुध खो बैठा। डेमन की सांसें बस इतनी स्थिर हुईं कि वह ऊपर देख सका। अपनी विकृत दृष्टि से उसने अपने सामने खड़ी आकृति को देखा। उसकी फैली हुई पुतलियां समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वहां एक आदमी खड़ा था, दिखने में शिकारी लग रहा था। वह बूढ़ा था, शायद 50 के आसपास, लंबी, सफ़ेद होती दाढ़ी और गठीला शरीर। उसने शिकारी जैसी पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ में खाने पीने का सामान भरा एक थैला, कंधे पर एक धनुष और एक ताज़ा शिकार किया हुआ हिरण का शव था। उस आदमी की नीली आंखों में दयालुता भरी चमक थी, उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। डेमन सतर्क रहा, थकावट के बावजूद उसका शरीर तनावग्रस्त था। कौन, तुम कौन हो? उसने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। जैसे कि संकेत पर उसका पेट जोर से गुर्राया, जिससे डेमन सिहर उठा और उसने अपने पेट को पकड़ लिया। शिकारी के होठों पर गर्म मुस्कान फैल गई। आह छोटे, तुम्हें भूख लगी होगी। रुको, मेरे पास कुछ राशन है। उसने अपना सामान नीचे रखा और अपने बैग में हाथ डाला, आखिरकार सूखे खाने की एक छोटी थैली निकाली। उसने उसे डेमन की ओर बढ़ाया, जिसने अपनी आंखों में भूख के बावजूद उसे शक की निगाहों से देखा। डेमन की हिचकिचाहट को देखकर शिकारी हंस पड़ा। स्मार्ट युवक, ठीक है, यहाँ। बिना किसी अपराध के उसने थैली से एक टुकड़ा निकाला और उसे स्वयं खा लिया, जानबूझकर आराम से चबाते हुए। संतुष्ट होकर डेमन ने थैली छीन ली और बिना किसी रोक टोक के उसमें से सब कुछ खा लिया। सूखा राशन रूखा और बेस्वाद था, लेकिन उसे मोक्ष जैसा लगा। शिकारी ने पीछे झुककर मनोरंजन के साथ देखा, जबकि डेमन भोजन को फाड़ रहा था। मेरा नाम कामेन वेले है, उसने कहा, उसकी आवाज़ गर्म और स्थिर थी। मैं इन इलाकों में एक शिकारी हूँ। डेमन ने आखिरी राशन खत्म कर दिया, लेकिन उसका पेट फिर से गुर्रा उठा, इस बार और भी जोर से। उसने अपने हाथों को अपने पेट पर दबाया और बुदबुदाया। भूखा? कामेन ने जोर से हंसी। कोई बात नहीं, बच्चे। अच्छा हुआ कि मुझे ये हिरण मिल गया। कामेन ने अभ्यास के साथ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई।
उसने हिरण की खाल उतारी, उसकी जांघें काटी और मांस पर मसाले छिड़क कर उसे आग पर रख दिया। ठीक है, देखते हैं तुम कितना खा सकते हो। कामेन फिर से हंसी, एक तेज आवाज जो पूरे जंगल में गूंज उठी। डेमन ने सावधानी से देखा। शिकारी इतनी सहजता और खुलेपन से आगे बढ़ रहा था कि वह घबरा गया। उसने अपना धनुष बाण डेमन की पहुंच में छोड़ दिया, उसकी पीठ पूरी तरह खुली हुई थी। कामेन के व्यवहार में संदेह या सतर्कता का कोई निशान नहीं था, केवल दयालुता थी। डेमन को इस तरह की उदारता अजीब, यहाँ तक कि खतरनाक भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा व्यवहार क्यों कर सकता है। इसलिए जहां उसका शरीर पोषण के लिए चीख रहा था, वहीं उसका मन बेचैन था, अपने सामने खड़े व्यक्ति को गौर से देख रहा था। डेमन ग्रे एक थका हुआ युवक था, उसकी जिंदगी कई कठोर सबकों से बनी थी जिसने उसे कड़वा और अविश्वासी बना दिया था। दयालुता उसे अक्सर नहीं मिलती थी, और जब मिलती भी थी तो उसे अजनबी सा लगता था, संदेह का एक बड़ा कारण। जैसे ही शिकारी कामेन हिरण की जांघों को हल्की आग पर भून रही थी, डेमन की पैनी नजरें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। वह आदमी एक पहेली था, बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला, बहुत ज्यादा खुला हुआ। डेमन ने हर चीज पर सवाल उठाकर जीना सीख लिया था, और कामेन का सहज व्यवहार उसकी सावधानी को और बढ़ा रहा था। शिकारी ने अपने जीवन के बारे में बताया, और खामोशी को शिकार यात्राओं, अपने परिवार और अपनी जवानी के रोमांचक कारनामों की कहानियों से भर दिया। डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह सुनता रहा, उसकी नज़र आग, उस आदमी के हाथों और अपने आसपास के माहौल पर टिकी रही। बेचैनी से करवट बदलते हुए उसने बस अपने कपड़ों की हल्की सी सरसराहट की आवाज़ निकाली। कामेन ने लड़के के सतर्क स्वभाव को भांपते हुए ये सुनिश्चित किया कि उसकी हर हरकत दिखाई दे। मांस तैयार करते समय वह अपनी हरकतें बढ़ा चढ़ाकर भी दिखा रहा था, बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा था, हालांकि डेमन का चेहरा संभला हुआ था। इस बीच डेमन की परछाई किसी जीवित प्राणी की तरह तड़प रही थी, उसकी भूख पर प्रतिक्रिया कर रही थी। उसके अनियमित व्यवहार ने उसे बेचैन कर दिया, और उसके विचार भारी होते गए। भूख की लगातार पीड़ा और मन को कुरेदती आदिम प्रवृत्तियों ने उन्हें सुस्त कर दिया। उसका ध्यान उस आदमी के शब्दों और भुने हुए मांस की मनमोहक गंध के बीच डगमगा रहा था। जब एक जांघ तैयार हो गई तो कामेन ने उसे आग से खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसे डेमन की ओर बढ़ा दिया। डेमन की नज़रें भेंट पर टिकी रहीं, लेकिन उसकी नज़र जल्दी ही कामेन के चेहरे पर चली गई। उसकी सुस्त शिकारी निगाहों में उसकी शंका भूख की तरह स्पष्ट थी। लड़के की हिचकिचाहट को समझते हुए कामेन हंस पड़ी। हाँ, बिल्कुल, उसने खुद मांस का एक टुकड़ा खाया, चबाया और निगल लिया। देखा, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी डेमन ने मांस छीन लिया, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने उसे बेतहाशा बेताबी से फाड़ डाला। हरने वाला उसके कमजोर शरीर को तो ऊर्जा दे रहा था, लेकिन उसकी अतृप्त भूख शांत करने में कोई मदद नहीं कर रहा था। कामेन थोड़ी दूर बैठी, शांत, विचारशील भाव से डेमन को देख रही थी। उसकी नज़र उस लड़के के चारों ओर अस्वाभाविक रूप से तड़पती परछाई पर पड़ी। तुम्हारी परछाई तो बहुत अच्छी है, उसने सहज लेकिन उत्सुक स्वर में कहा। क्या यही तुम्हारा जादुई गुण है? डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मांस खाने में इतना व्यस्त था कि सवाल सुनकर उसके कंधे तनावग्रस्त हो गए। मौन से अप्रभावित कामेन ने आगे कहा, मेरा तो बहुत ही बढ़िया है। शहर में लोग हमेशा कहते हैं कि यह मुझे शोभा नहीं देता, वे कहते हैं कि यह बहुत ही कोमल है। वह हल्के से हंसा, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तो मेरा गुस्सा बहुत भड़कता था। इससे पहले कि डेमन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, कामेन का व्यवहार एक पल में बदल गया। शिकारी की आंखें तेज हो गईं और उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला और डेमन की ओर झपटा। डेमन की सहज बुद्धि चीख उठी, लेकिन वह बहुत धीमा था। अचानक तीर उसके पास से गुजरते ही वह अचंभित रह गया। वह दर्द का इंतजार करते हुए जड़वत हो गया, लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ। इसके बजाय उसके पीछे एक हल्की सी आवाज आई। सावधानी से अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि तीर उसके कंधे से कुछ इंच ऊपर पेड़ के तने में धंसा हुआ था, तथा एक पतले काले सांप के निर्जीव शरीर में फंसा हुआ था। कामेन ने राहत भरी सांस ली। करीब एक मौत का मामला। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सांप को जानता था, एक ऐसा जीव जो बुरे सपनों में खो जाता है। उसका जहर लाजवाब था, कहा जाता था कि कुछ ही मिनटों में मौत का कारण बन जाता है। शिकारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के वार किया था। डेमन उस वृद्ध व्यक्ति को घूर रहा था, उसके सीने में भ्रम और हताशा घूम रही थी। क्यों? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे समझ नहीं आ रहा। कामेन सचमुच हैरान दिख रही थी। पब फ्यूचर एड्स, मैं क्यों नहीं करूंगा? तुमने मुझे अपना खाना क्यों दिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। क्यों? डेमन की आवाज़ फट गई, उसकी तीव्रता बढ़ती गई और उसकी उलझन गुस्से में बदल गई।
कामेन की अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई। मुझे दया दिखाने के लिए किसी कारण की क्या जरूरत है? क्या यही बात हमें राक्षसों और जानवरों से अलग नहीं करती? ये तो बस मानवीय गुण हैं। डेमन की सांसें अटकी हुई थीं। ये शब्द उसके अंदर किसी ऐसी चीज से टकरा रहे थे जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, डेमन ने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। यह मानवीय नहीं है, ये बकवास है। मानव होने का मतलब है नंबर 1 का ख्याल रखना, यानी स्वयं का। कामेन ने अपना सिर हिलाते हुए भौहें चढ़ाईं। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे। मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहाँ से सीखा, लेकिन अगर हम सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते तो हम राक्षसों से बेहतर नहीं होते। वह डेमन के पास बैठ गया, आग की रोशनी उसके जर्जर चेहरे पर गर्म छाया डाल रही थी। मैं आपको एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी दयालुता बहुत काम आती है। दयालुता पारस्परिक होती है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। डेमन का दिमाग घूम गया। उस आदमी के शब्द उन सच्चाइयों से जोरदार टकरा रहे थे जो उसने जिंदगी भर जानी थीं। अगर कामेन सही थी तो डेमन की दुनिया के बारे में हर धारणा झूठ थी। उसकी आंखों में निराशा के आंसू आ गए और वह फुसफुसाया, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगा? शिकारी कामेन लड़के के संदेह भरे शब्दों पर गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसका चेहरा आग की हल्की चमक से रोशन हो गया। मेरी एक बेटी है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में सौम्य ईमानदारी थी। वो तुम्हारी उम्र की ही है, दरअसल थोड़ी छोटी। वो अगले साल अकादमी में दाखिला लेने का सपना देख रही है। तुम्हें देखकर मैं बस यही सोच रहा था, काश वो होती, इस तरह अकेली। क्या उसे थोड़ी मदद नहीं मिलनी चाहिए? वो रुक गया और चिंगारी निकलती लपटों को देखने लगा। मुझे आशा है कि जो दयालुता मैं दूसरों के प्रति दिखाता हूँ वह किसी दिन उस तक भी पहुँच सकेगी। डेमन ने उसकी ओर आंखें सिकोड़ लीं, उसकी निगाहों में संदेह पहले की तरह ही तीखा था। ये तो बहुत दूर की बात है, वह बुदबुदाया। कामेन हल्के से हंसी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ, है ना? उसने डेमन की तरफ देखा, उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। तुम जानते हो, बच्चे, मैं एक कुलीन व्यक्ति हुआ करता था। इन शब्दों को सुनकर डेमन की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं, इस बार उनमें शत्रुता का भाव था। कामेन ने तुरंत ही इसे नोटिस कर लिया। आह, ऐसा लगता है कि आपको रईस लोग ज्यादा पसंद नहीं हैं। ये सही है, उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज़ समझ में आ गई। मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता, खासकर अब जबकि मैं एक पतित कुलीन व्यक्ति हूँ। तुम एक पतित कुलीन हो? डेमन ने हल्की जिज्ञासा के साथ कहा। यह बहुत कठिन होगा। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ आम लोगों से भी बुरा व्यवहार होता है और आम लोग तुम्हें पसंद भी नहीं करते। कामेन फिर मुस्कुराई, इस बार हल्की सी कड़वाहट के साथ। हाँ, शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन मैं इससे उबर गया। लोग दयालु थे। नहीं, वे नहीं हैं, डेमन ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। कामेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी निगाह स्थिर थी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बच्चे, दयालुता पारस्परिक होती है। अगर तुम किसी के प्रति दयालुता दिखाते हो तो वह भी तुम्हारे प्रति दयालुता दिखाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों में बुराई ढूंढते रहोगे तो तुम्हें बस वही दिखाई देगा। डेमन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान फिर से अपने हाथों में रखे मांस पर केंद्रित हो गया। उसने हड्डी के आखिरी टुकड़े कुतर दिए, उसकी भूख अभी भी उसे कुतर रही थी, हालांकि कामेन की बातों से उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। अंततः वह धीमी आवाज में बोला, मैंने लोगों में सबसे बुरा ही देखा है, जब से मेरे माता पिता गुजरे हैं। जो पड़ोसी और रिश्तेदार इतने दयालु लगते थे, उनके जाने के बाद मुझे उनका असली रूप देखने को मिला। कामेन के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने डेमन की तरफ ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि लड़का अब उसके सामने खुलने लगा है। मेरे माता पिता दानव युद्ध में मारे गए। डेमन ने अपनी बात जारी रखी, उसके शब्दों में कड़वाहट और उदासी थी। उसने अपने हाथ की हड्डी को और मजबूती से थाम लिया, और यादें दर्दनाक स्पष्टता के साथ फिर से उभर आईं। अतीत की यादें डेमन ग्रे के दिल में तीखे कांटों की तरह धंसी हुई थीं, हर एक उन असफलताओं और सबक की दर्दनाक याद दिलाती थी जिन्होंने उसे आज के थके हुए युवा के रूप में गढ़ा था। और यह सब उसके माता पिता की मृत्यु के साथ शुरू हुआ था। मेरा परिवार रेवेंसक्रॉफ्ट परिवार की भूमि से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता था, डेमन ने धीमी और तनावपूर्ण आवाज में कहना शुरू किया, शब्दों में वे भावनाएं उभर आई जिन्हें उसने लंबे समय से दबा रखा था। यह एक छोटी, शांत जगह थी, एक ऐसा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेरे पिता का जन्म वहीं हुआ था। वह और मेरी माँ काफ़ी प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि उनका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि दोनों ने ही प्रथम श्रेणी की तरक्की हासिल की थी। उसने अपने दांत पीस लिए, यादें गहरी चुभ रही थीं। उन्हें अक्सर स्वर्गीय जोड़ी कहा जाता था। मेरे पिता में अंधकार का गुण था और मेरी माँ, उनमें प्रकाश का एक रूप था।
इसे दिन कहा जाता था। साथ मिलकर उन्होंने अपनी शक्ति से गांव की रक्षा की। डेमन का पेट गुर्राया, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसकी भूख दर्दनाक यादों की बाढ़ में डूब गई। मैं और मेरी बहन वहीं पैदा हुए थे। कुछ समय तक जिंदगी अच्छी थी। गांव में हर कोई हमारे प्रति दयालु था, या कम से कम ऐसा लगता था। कामिन चुपचाप सुन रहा था, उसकी निगाहें लड़के पर टिकी थीं। वह उसके शब्दों के पीछे भावनाओं के तूफान को महसूस कर रहा था। ये सब बदल गया, डेमन ने आगे कहा, उसकी आवाज़ ठंडी होती जा रही थी। जब राक्षसों ने सोल्थियोन में बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, युद्ध और भी बदतर हो गया और मेरे माता पिता, जो प्रथम श्रेणी के थे, उन्हें कुलीनों द्वारा भर्ती कर लिया गया और लड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। वे हमें पीछे छोड़ गए, मेरी बहन और मुझे। पहले तो गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि हमारे माता पिता मर चुके हैं। कामिन की नज़रें डेमन के चेहरे पर टिकी रहीं और उसने उस विकृत मुस्कान को देखा जो लड़के की गहरी आंखों में गहरे दर्द को मुश्किल से छुपा पा रही थी। केवल 2 चीज़ें हमें वापस की गईं, डेमन ने भारी आवाज में कहा। मेरे पिता की टूटी हुई तलवार और एक लॉकेट जो मेरी माँ का था। डेमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गांव में अंतिम संस्कार किया गया। मैंने तलवार तो दफना दी, लेकिन लॉकेट से अलग होना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे छिपा दिया, इस डर से कि बड़े लोग मुझे उसे भी दफनाने के लिए मजबूर करेंगे। इसके बजाय हमने उसके कपड़े दफना दिए। कामिन ने पेड़ों के बीच से छनकर आ रहे सूरज की ओर देखा। उसका हृदय लड़के की मृत्यु पर सहानुभूति से भारी था। माता पिता के गुजर जाने के बाद गांव में हमारे सिर्फ रिश्तेदार, मेरे पिता के दूर के चचेरे भाई ही बचे थे। हमें अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस उनके द्वारा अपने भाई के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियों से कुछ सुराग ही मिल पाए थे। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो अंदाज़ा लगा सकता हूं कि वह शायद कोई कुलीन महिला रही होंगी। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जानने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। 2 अनाथ बच्चे तो अकेले ही अपना पेट पालने को मजबूर हो गए थे। डेमन के शब्दों में कड़वाहट थी। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका स्वर कठोर होता गया। हमारे नए संरक्षकों ने जल्द ही अपना असली रंग दिखा दिया। वह रुक गया, उसका जबड़ा कस गया। जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब वे हमेशा उनकी चापलूसी करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। वे हमारे घर में रहने लगे और अचानक हम जो भी करते थे वह गलत लगने लगा। उन्हें छोटी छोटी बातों में भी नुक्स निकालने लगे और हमें पीटने और भूखा रखने के लिए हर बहाना बनाते थे। मैंने अपनी छोटी बहन को बचाने की पूरी कोशिश की, अपने बालपन का इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश की। कुछ ही देर में मैं जख्मों से भर गया। कामिन की आंखें आंसुओं से चमक उठीं जब उसने सुना। उसका दिल उस लड़के के लिए टूट गया। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, डेमन ने कड़वाहट से कहा। हमारी विरासत जो थोड़ी बहुत थी सब चली गई। हमारे माता पिता ने जो ज़ेनी हमें छोड़ी थी, मेरी माँ के गहने, सब कुछ। और गांव वालों ने, उन्होंने कोई मदद नहीं की। वे बस खड़े होकर देखते रहे। कुछ लोगों ने तो हमारा मजाक भी उड़ाया, पत्थर भी फेंके। डेमन की आवाज़ एक क्षण के लिए लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी गहरी आंखें दर्द और गुस्से के मिश्रण से भरी हुई थीं। पब फ्यूचर एड्स। तभी मुझे सच्चाई का पता चला। दयालुता, ये तो बस एक मुखौटा है जिसे लोग तब तक पहनते हैं जब तक कि यह असुविधाजनक न हो जाए। डेमन की आंखें आंसुओं से चमक उठी। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वर्षों से दबा हुआ गुस्सा और पीड़ा बाहर आ रही थी। रातों में जब हम भूखे रहते थे, उसने अपनी बात शुरू की। उसका स्वर गहरा और कड़वा था। मैं टोड और खेत के चूहों को पकड़ने के लिए अंधेरे में चुपके से निकल जाता था। मैं उन्हें भूनता था ताकि मेरी बहन भूखी न रहे, जबकि वे हमारे पैसों पर दावत उड़ाते थे, हमारे माता पिता के कपड़े पहनते थे और मेरी माँ के गहने बेच देते थे। उसकी नज़रें कार्मेन पर टिक गईं, जो एक अटूट कड़वाहट से भरी हुई थी। यही लोगों का असली चेहरा है। कार्मेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। वह यहाँ बहस करने नहीं आया था, वह यहाँ सुनने आया था। मैं इन सब से थक गया हूँ, डेमन ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। इसलिए एक रात मैं जंगल में फंदा लगाकर चला गया। मैंने सोचा कि इस तरह जीने से मरना आसान होगा। कामिन की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन उसने डेमन को बिना रोक-टोक बोलने दिया। मैं उस रात जंगल में बहुत दूर भटकता रहा, अजीब तरह से राक्षसों से अछूता। आखिरकार मुझे एक पुराना पेड़ मिला। उसकी घुमावदार जड़ें पंजों की तरह फैली हुई थीं और मैं उसके नीचे बैठ गया। मेरे हाथों में फंदा था। मैं अभी भी उसे फांसी देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया था। मैं बस वहीं बैठा सोचता रहा कि जिंदगी इतनी निरर्थक क्यों है। उसने आग की रोशनी से पड़ने वाली बदलती परछाइयों पर नज़र डाली
और अपनी कहानी के निर्णायक मोड़ को याद करते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई। शायद अंदर ही अंदर मैं बस न मरने का एक कारण ढूंढ रहा था। और मुझे एक मिल गया। कामेन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसकी निगाह में आशा की एक झलक थी। उस पेड़ की जड़ों में एक टूटी हुई पत्थर की पटिया थी। उस पर किसी ने शब्द उकेरे थे, किसी बड़ी चीज़ के टुकड़े। मैंने उन्हें जोड़ दिया। उन शब्दों ने मुझे एक मकसद दिया। कामेन का गला रुंध गया। उसने अपनी आंखें पोंछीं। क्या इसमें क्या लिखा था? डेमन ने अपना सिर उठाया, उसकी गहरी आंखों में क्रोध और अवज्ञा का मिश्रण था। हमें जन्म लेने के लिए नहीं कहा जाता, हमें अस्तित्व में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आज का दिन बहुत भयानक था। कल और भी बुरा होगा। अंततः ये सब हो जाएगा। सभी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। उसने तेजी से सांस छोड़ी, उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। ये शब्द थे। ये पूरा तो नहीं था, लेकिन जो हिस्सा मैंने देखा वह काफ़ी था। इसने मुझे हर चीज़ की विशाल अन्यायपूर्णता और तुच्छता के बारे में सिखाया। यह मरने के लिए आखिरी धक्का होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसने मुझे जीवन दिया। अगर हम इतने छोटे, इतने अर्थहीन हैं, तो इस विशाल ब्रह्मांड के नीचे एक कीड़े के रूप में भी मुझे संघर्ष करने का अधिकार है। अगर मुझे वैसे भी मरना ही है, तो मैं खून, चीखों और आंसुओं के साथ मरूंगा, ये जानते हुए कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया। डेमन ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आवाज़ जोश से भर गई। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं जिंदा बचूंगा। इसलिए मैं गांव लौट आया और अपनी योजनाएं बनाने लगा। कामेन ने लड़के को घूर कर देखा। वह उसकी आवाज़ में स्पष्ट दृढ़ निश्चय देखकर आश्चर्यचकित भी थी और परेशान भी। क्या योजना है? मेरी योजना अपनी बहन को लेकर भागने की है, डेमन ने स्थिर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। मुझे याद आया कि मेरे पिता ने राजधानी वालेरियन में अपने एक छोटे से घर का जिक्र किया था। मैंने तय किया कि मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कामेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें प्रशंसा और अविश्वास दोनों से बड़ी हो गईं। यह एक बहुत बड़ा जुआ रहा होगा। ये था, डेमन ने स्वीकार किया, उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी हो गई थी। लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। डेमन को आज भी उन कष्टदायक दिनों की हर बात याद है, और जिंदा रहने का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। जिस रात उसने जाने का फैसला किया था, वह उसकी यादों में बस गई है, और उससे एक हफ्ते पहले तक उसने अपनी छोटी बहन लूना को हर समय अपने पास रखने का ध्यान रखा। वह धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा और गांव के लोगों के आने जाने पर नजर रखता रहा, जब तक कि एक व्यापारी कारवां वहां नहीं पहुंच गया। उस रात, जब गांव शांत था और कारवां ने पड़ाव डाल दिया था, डेमन ने अपना कदम आगे बढ़ाया। वह अंधेरे की आड़ में अपने घर में घुस गया, उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प दोनों से धड़क रहा था। उसने कुछ कीमती चीजें बटोरी, एक अलमारी में छिपाकर रखी ज़ेनी की एक छोटी सी बोरी, उसके अभिभावकों द्वारा छुए गए कुछ गहने, और आखिर में अपनी माँ का लॉकेट। वह लॉकेट उनके पुराने कमरे में एक ढीले फर्श के नीचे, लालची हाथों से बचाने के लिए छिपाकर रखा गया था। ये डेमन का चोरी से पहला सामना था। यादें ताज़ा थीं, हर एहसास उसके जहन में उतर गया था। लॉकेट को खोदते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी धातु उसकी उंगलियों से ठंडी लग रही थी। लूना, उलझन में लेकिन भरोसा रखते हुए, उससे चिपकी रही जब वह उनका थोड़ा बहुत सामान समेट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब तक वह अपने भाई के साथ थी, उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। सुबह सुबह डेमन अपनी पूरी तैयारी के साथ कारवां नेता के पास पहुंचा। उसने उसे अपनी सारी चीजें देने की पेशकश की, लेकिन ठगा गया, उससे रास्ते का दोगुना किराया वसूला गया। ये डेमन का छल कपट से पहला सामना था। राजधानी तक का सफर जोखिम भरा था। एथरस एक ऐसी दुनिया थी जहां राक्षस आज़ादी से घूमते थे और जमीन पर बिखरे हुए कालकोठरी से निकलकर आते थे। रास्ते खतरनाक थे और कारवां के साथ सफर करने पर सुरक्षा का एहसास कम ही होता था। डेमन और लूना कई बार मौत के मुंह में समा गए। एक बार भयानक भेड़ियों के एक झुंड ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिससे डेमन लूना को कसकर पकड़े हुए उसकी रक्षा के लिए मरने को तैयार हो गया। एक और मौके पर कारवां में किसी ने लूना को वेश्यावृत्ति में बेचने की कोशिश की, जिससे डेमन को उसकी रक्षा के लिए जी जान से लड़ना पड़ा। हर परीक्षा से डेमन ने सीखा और खुद को ढाला। हर विश्वासघात, हर संघर्ष ने उसे और कठोर बना दिया। जब तक वे राजधानी पहुंचे, वह भोला भाला लड़का जो कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे मरना चाहता था, जा चुका था, और उसकी जगह किसी और ने ले ली थी जो ज्यादा ठंडा, ज्यादा तीखा और कहीं ज्यादा कड़वा था। कामेन ने डेमन की कहानी ध्यान से सुनी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह लड़के के दर्द और तकलीफों से जूझने की उसकी हिम्मत को देख सकता था। तुमने बहुत कुछ सहा है, बच्चे, कामेन ने धीरे से कहा। लेकिन अब सब ठीक हो गया है ना? जिस कल की तुम तलाश कर रहे थे, वह कल से भी बदतर नहीं था।
डेमन की परछाई आग की रोशनी में अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी। जब उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ धीमी और दर्द से भारी थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये और भी बदतर हो गया। राजधानी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं थी, वह एक अलग तरह का नर्क था। डेमन के पास अपने पिता के घर के कागजात थे, जो उस गरीब इलाके में एक छोटा सा घर था। लेकिन जब उसने उस पर दावा करने की कोशिश की तो उसे अंतहीन नौकरशाही का सामना करना पड़ा। उसे युद्ध बैंकों से निपटना पड़ा, जो अब उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके स्वामित्व का प्रमाण मांग रहे थे। मामले को बदतर बनाने के लिए इस दौरान डेमन की मुलाकात एक रईस से हुई, और परिणामस्वरूप हुए संघर्ष ने उसे आगे की परेशानी से बचने के लिए घर को उसकी कीमत के एक अंश के मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी डेमन साधन संपन्न था। कारवां से सीखी गई तरकीबों का इस्तेमाल करके उसने बैंक को एक और घर बेचने के लिए मना लिया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उसके पिता ने बैंक में कुछ जमा राशि जमा कर दी थी। उम्मीद थी कि यह पैसा होगा। डेमन ने उसे भुनाया और उसे एथर अकादमी का सुनहरा टिकट मिला, जो प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षण देने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है। हालांकि निराश होकर भी डेमन ने टिकट अपने पास रख लिया, उसे अपने पिता की अंतिम विरासत मानते हुए। जब वह और लूना अपने नए साधारण घर में रहने लगे तो डेमन ने एक फैसला किया। लूना उन दोनों में ज्यादा प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसने योजना बनाई कि वह उस सुनहरे टिकट का इस्तेमाल अकादमी में दाखिला लेने के लिए करे। उन्होंने अपनी मां का लॉकेट भी उन्हें दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह इसे धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। एक पल के लिए डेमन को लगा कि शायद उनका संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन पैसे न होने और नौकरी देने को तैयार न होने के कारण उसके पास अंडरवर्ल्ड की ओर रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह एक स्थानीय गिरोह में शामिल हो गया, जहां उसने जेब कतरे का काम शुरू किया और फिर एक तस्कर गिरोह के भरोसेमंद नौकर के रूप में ख्याति अर्जित की। ये काम खतरनाक तो था, लेकिन इससे उसे गुजारा करने और लूना का पेट पालने का जरिया मिल गया। अनगिनत परीक्षाओं और कष्टों के बीच डेमन ने स्थिरता की ओर अपना रास्ता बनाया। हर कठिनाई ने अपनी छाप छोड़ी और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाला जो अपनी दुनिया की क्रूर सच्चाइयों से जूझ सकता था। उन चंद सालों में डेमन और भी मजबूत और सख्त हो गया था, लेकिन उसका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसका जीवन संघर्ष और त्याग से भरा था, और उसकी बहन लूना के साथ उसका रिश्ता ही उसकी मानसिक शांति का एकमात्र सहारा था। फिर भी उस बंधन की परीक्षा तब हुई जब लूना की हालत खराब हो गई। उसका शरीर एक दुर्लभ और विनाशकारी बीमारी का शिकार हो गया, मैजिक सर्किट कैंसर। इस बीमारी ने डेमन को तोड़कर रख दिया। वह इतनी गंभीर बीमारी का इलाज करने वाले किसी वैद्य को नहीं रख सकता था, इसलिए उसने तस्करी के धंधे में बढ़ते खतरनाक कामों की ओर रुख किया। जोखिम बढ़ता गया, लेकिन उसकी कमाई कभी भी काफ़ी नहीं रही। हताश और विकल्पहीन होकर डेमन ने अंतिम बलिदान दिया। उसने छात्रवृत्ति निधि तक पहुंचने के लिए अकादमी के स्वर्णिम टिकट का उपयोग किया, जो उज्ज्वल भविष्य की एकमात्र आशा थी। पैसों की बदौलत वह लूना को एक अच्छे चिकित्सक के पास ले जा सका, जिस पर वह भरोसा कर सके। यह फैसला उसके लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि इसका मतलब था अपने जीवन की गंदगी से बचने का मौका गंवाना। लेकिन इससे उसकी बहन की जान बच गई थी, और यही उसके लिए मायने रखता था। पब फ्यूचर एड्स। अब जब वह अपनी कहानी सुना रहा था तो डेमन की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसकी नज़र दूर ज़मीन पर टिमटिमाती अपनी बेतरतीब परछाई पर टिकी थी। उसके सामने कामिन गहरी सहानुभूति के भाव से सुन रही थी। तुम मजबूत हो डेमन। सचमुच मजबूत, कामिन ने धीरे से कहा, उसका स्वर प्रशंसा से भरा था। डेमन के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। मुझे माफ़ कर दो। कामिन ने अपना सिर झुकाया, उसकी दयालु मुस्कान अटल थी। इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। लेकिन डेमन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ टूट गई और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ करना। उसके कांपते हाथ मुट्ठियों में बंध गए। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। मैं खुद को मरने नहीं दे सकता। मुझे माफ़ करना। कामिन के चेहरे के भाव बदल गए, उसकी मुस्कान की जगह चिंता ने ले ली। डेमन के लहजे में एक भयावह अंतिम भाव था, मानो उसकी माफ़ी उसके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए नहीं, बल्कि किसी गंभीर बात के लिए थी। लड़के की नज़रें उठीं और कामिन की नज़रों से लगभग विनती भरी नज़रों से मिलीं। मुझे बहुत खेद है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे खेद है। वातावरण भारी हो गया, एक अस्वाभाविक भार खुले मैदान पर दबाव डाल रहा था। कामिन हवा में बदलाव महसूस कर सकती थी, क्योंकि डेमन की परछाई अप्राकृतिक रूप से ऊपर उठकर जीवित तनों की तरह उसके चारों ओर लिपटने लगी थी। डिंग। छाया भूख स्तर 90%। छाया भूख ही है। सभी आंकड़े काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। कामिन की आंखों के सामने डेमन का रूप बदल गया। उसके शरीर को एक अंधेरे जीव ने निगल लिया, जिसका रूप राक्षसी और भयावह था।
जहां डेमन के हाथ थे वहां से उसके लंबे पंजे निकल आए थे और उसका मुंह तीखे चमकते हुए नुकीले दांतों से भरा था। उस जीव की उपस्थिति भारी थी और उसकी दुष्ट आभा ने कामेन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। फिर भी इस विकृत रूप में भी राक्षस बोला, उसकी आवाज विकृत और निराशा से भरी हुई थी। मुझे माफ करना। कामेन की पकड़ उसके धनुष पर कस गई, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने हथियार उठाया और सामने खड़ी एक परछाई पर निशाना साधा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उस घिनौनेपन के भीतर कहीं वह लड़का अभी भी मौजूद था जिसने कुछ पल पहले ही अपना दिल खोलकर रख दिया था। वह चीज, ये तो बस एक बच्चा है, कामेन ने खुद से फुसफुसाया। उसके मन में झिझक पैदा हो गई। ये हिचकिचाहट उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। पलक झपकते ही परछाई के पंजे उसकी छाती में धंस गए, मांस और हड्डियों को विनाशकारी शक्ति से छेदते हुए। कामेन की सांस फूल रही थी, उसके मुंह से खून बह रहा था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट रहा था, उसका धनुष उसकी पकड़ से फिसल रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन उसकी नज़र डेमन पर ही टिकी रही, या डेमन क्या बन गया था उस पर। पीड़ा की धुंध के बीच कामेन ने एक बार फिर राक्षस की आवाज़ सुनी, जो कांप रही थी और टूटी हुई थी। मुझे माफ़ करें। जानलेवा जख्म के बावजूद कामेन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खून उसकी ठुड्डी से टपक रहा था, उसकी दाढ़ी भीग रही थी और उसकी नज़र धुंधली पड़ गई थी। तुम मजबूत हो बच्चे, कामेन ने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। तुम एक जीवित बचे हुए व्यक्ति हो। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और उसकी आंखें फीकी पड़ गईं, उसके शब्द हवा में तैरते रहे। मौत के बाद भी उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, उस लड़के के लिए करुणा का अंतिम प्रदर्शन जो एक राक्षस बन चुका था। साय ने कामेन को निगल लिया, उसका पूरा शरीर निगल लिया गया और एक क्षण के लिए, बेहद दर्दनाक पल में, डेमन अपने मानव रूप में लौटने से हिचकिचाया। उसके मुंह से एक बहरा कर देने वाली गर्जना निकली, एक आदिम गर्जना जो दूर दूर तक गूंज उठी। ये ध्वनि कच्ची भावनाओं से ओतप्रोत थी, क्रोध, दुख और लाचारी, सब एक साथ बुते हुए। फिर टूटे हुए बांध से गिरते पानी की तरह परछाइयां उसके शरीर से दूर हट गईं और नीचे कांपती हुई आकृति दिखाई देने लगी। व्यवस्था की आवाज ठंडी और उदासीन सुनाई दी। आपने कामेन वेले को मार डाला है। आपको 5 विशेषता अंक प्राप्त हुए हैं। आपने रेमोस्लेस कौशल हासिल कर लिया है। आपकी छाया पूरी है। डेमन घुटनों के बल गिर पड़ा, सीने को पकड़े हुए दर्द से कराह उठा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, गर्म और बेरहम। उसने कामेन वेले के सामने अपनी कहानी, अपना दर्द और अपनी कमजोरी बयां की थी। और आखिरकार उसने उसे निगल लिया था। सबसे ज्यादा दुख तो कामेन के आखिरी पलों की यादों ने दिया। उस आदमी ने न तो हथियार उठाया था, न ही पलटवार किया था, जबकि मौत सामने खड़ी थी। उसके आखिरी शब्द और उसकी कोमल मुस्कान डेमन के लिए अजनबी थे। वह दयालुता को नहीं समझता था, उसे कभी सही मायने में जाना ही नहीं था। जैसे ही उसके गले में पीड़ा भरी चीख निकलने लगी, उसके दिल में अचानक एक ठंडक फैल गई, मानो अशांत जल पर बर्फ जम गई हो। उसका मन, हालांकि दुख से भारी था, अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया, यह मेरे नए कौशल का प्रभाव होगा। धीरे से खड़े होकर डेमन को एहसास हुआ कि जो भूख उसे पहले सता रही थी, वह अब नहीं रही। उसकी नज़र शिकार के धनुष पर पड़ी जो कामेन वेले का था और अब जमीन पर फेंका हुआ पड़ा था। दया पारस्परिक नहीं होती, डेमन ने बुदबुदाया, उसके स्वर में कोई भावना नहीं थी। क्योंकि मेरे जैसे लोग मौजूद हैं, जो दया का बदला द्वेष से चुकाते हैं। हालांकि उसकी आवाज़ स्थिर थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धनुष उठाने के लिए झुका और उसे अपने हाथों में थाम लिया। फिर भी, शुक्रिया, मुझ पर दया दिखाने और मुझे ये याद दिलाने के लिए शुक्रिया की हिचकिचाहट कमजोरी है। मैं वादा करता हूं, मैं बचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धनुष पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। अगर मैं कर सकूं, तो मैं दया दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये हमेशा जीवित रहने के बाद दूसरे स्थान पर रहेगी। अपने आंसू पोंछते हुए डेमन ने खून से सनी जमीन पर नजर डाली। मैं तुम्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं दे सकता, इससे बहुत सारे सबूत रह जाएंगे। मुझे माफ करना। अपनी छाती पर हाथ रखते हुए उसने फुसफुसाया, मुझे आशा है कि आप हमेशा मेरे अंदर आराम करेंगे। अजीब सी ठंडक बनी रही, उसकी नई कुशलता ने उसकी भावनाओं की उथल पुथल को दबा दिया, उसके दिमाग को एक तीक्ष्ण, विश्लेषणात्मक अवस्था में ला दिया। उसने तेजी से काम किया, अपनी मौजूदगी का कोई भी निशान मिटा दिया। सांप के शव के पास लौटते हुए वह स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि कैसे कामेन ने डेमन को मौत के मांबा के काटने से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अपराधबोध की एक पीड़ा ने उसे क्षण भर के लिए बर्फीली शांति को भंग कर दिया। माफ करना, उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए फुसफुसाया।
उसे अपने निशान छिपाने में कई मिनट लग गए। वह एक पेड़ पर चढ़कर उस जगह का मुआयना करने लगा ताकि कोई सबूत न छूट जाए। संतुष्ट होकर उसने विपरीत दिशा में कुछ शाखाएं तोड़ दी ताकि कोई भी ट्रैकर गुमराह न हो जाए। उसने कामिन के तीरों को अलग अलग कोनों पर चलाया, जिससे संघर्ष का भ्रम पैदा हुआ, और फिर वह चला गया। जब डेमन सुरक्षित दूरी पर पहुंचा तो उसके सीने की ठंडक गायब हो गई और उसकी शांति की जगह दुख की धारा ने ले ली। उसने जो किया था उसके बोझ ने उसे कुचल दिया और उसके आंसू फिर से बहने लगे। पब फ्यूचर एड्स। उसके हाथ में एक ही तीर था। उसे अपने पास रखना एक मूर्खतापूर्ण और अतार्किक कार्य था और उसकी कुशलता की आवाज़ उसे खतरे से आगाह कर रही थी। फिर भी डेमन ने उसे अनसुना कर दिया। दुख से भारी उसका हृदय रेमोसलेस द्वारा लगाए गए सुविचारित तर्क पर भारी पड़ गया। वह थोर के अभयारण्य के सामने एक पहाड़ी पर चढ़ गया, जहां एक अकेला पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा था। वहां उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और तीर गाड़ दिया। ये तो अतार्किक है, डेमन कांपती आवाज में बुदबुदाया। लेकिन उसने पास ही एक सपाट पत्थर ढूंढा और अपनी खंजर से उसकी सतह पर एक अपरिष्कृत समाधि लेख उकेर दिया। ये शब्द नुकीले लेकिन सोच समझकर लिखे गए थे, जो कामिन के जीवन को दर्शाते थे। दया पारस्परिक होती है। इस कृत्य ने उसके सीने से एक अजीब सा बोझ उतार दिया। ये सिर्फ नाम का दफनाया हुआ शव था, एक प्रतीकात्मक इशारा जिससे उसकी पोल खुलने का खतरा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इस पल में तर्क की कोई जगह नहीं थी। खड़े होकर डेमन ने अपना सिस्टम पैनल खोला, अपने सभी नए अर्जित विशेषता अंकों को मैना में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कुल संख्या 40 हो गई। उसने अपने द्वारा अर्जित कौशल पर नजर डाली। निर्दयी। उसे इसे परखने की जरूरत नहीं थी। वह इसके असर को पहले ही महसूस कर चुका था। यह एक निष्क्रिय कौशल था, एक ऐसा कौशल जिसने उसकी भावनाओं को जीने के औजारों में बदल दिया, एक अभिशाप और एक उपहार का एक साथ मिल जाना। कौशल। निर्दयी। विवरण। कार्रवाई में कोई हिचकिचाहट नहीं, पछतावे के लिए कोई विराम नहीं। आशा एक भ्रम है और दया एक झूठ है। इस सिद्धांत पर चलना ही संकोच और पछतावे को त्यागना है। प्रभाव। रिमोसलेस उच्च तनावपूर्ण परिस्थितियों में मानसिक स्पष्टता और सामरिक जागरूकता को बढ़ाता है। युद्ध के दौरान यह उच्च एकाग्रता प्रदान करता है, जिससे युद्ध क्षेत्र का सटीक विश्लेषण संभव होता है। ये क्षमता प्रतिक्रिया की गति, निर्णय लेने की क्षमता और दुश्मन की गतिविधियों का अनुमान लगाने की क्षमता में सुधार करती है। ये कौशल युद्ध में प्रवेश करने या किसी गंभीर खतरे का सामना करने पर सक्रिय होता है। प्रकार। निष्क्रिय। शांत हो जाओ। 0 सेकंड। डेमन ने चुपचाप सिस्टम का विवरण पढ़ा, शब्द उसके मन में अंकित हो गए। वे उस पर किसी धार की तरह लगे, उसके मन में दबे हुए संदेहों को चीरते हुए। रेमोसलेस का दर्शन कामिन वेले के सभी स्वरूपों को नकारता था। इसने डेमन को दर्द से याद दिलाया कि कामिन की मौत उसकी हिचकिचाहट का नतीजा थी। निरंकुशता के मार्ग पर चलने के लिए डेमन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे झिझक और पछतावे को त्यागना होगा। उसने अपनी परछाई पर एक नज़र डाली। वह काली आकृति जिसने कामिन को निगल लिया था, अब चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। उसका हमेशा का चंचल स्वभाव अब शांत था। अब उसमें कुछ अलग था, एक बोझ, मानो उसे भी जो कुछ हुआ था उसके लिए अपराध बोध हो। अगर मैं हिचकिचाहट छोड़ दूं, अगर मैं बेरहम को गले लगा लूं। डेमन की आवाज़ स्थिर हो गई, उसका लहजा दृढ़ हो गया। क्या मैं बच पाऊंगा? क्या मैं और मजबूत हो जाऊंगा? क्या मैं अपनी बहन को बचा पाऊंगा? क्या मैं अंततः भय के साए से मुक्त हो जाऊंगा? एक पल के लिए परछाई स्थिर सी लगी, उसकी सतह अशांत जल की तरह लहरा रही थी। फिर धीरे से उसने सिर हिलाया, उसकी चाल सोची समझी और गंभीर थी। डेमन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने अंदर दृढ़ निश्चय को दृढ़ होता महसूस किया। बहुत अच्छा, मैं समझ गया, अब मैं और नहीं हिचकिचाऊंगा। अपनी वर्दी में हाथ डालकर डेमन ने एक पेजर निकाला। उसकी हल्की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे ही उसने बटनों को जानबूझकर दबाया। उसने एक नंबर डायल किया, धीमी, नियंत्रित आवाज में बोलने से पहले हल्की सी आवाज का इंतजार किया। मैं हूँ। शहर से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मुझसे मिलो। मुझे कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल समाप्त कर दी। डेमन कुछ पल और वहीं खड़ा रहा, उसकी परछाई उसके बगल में मंडराती रही। उसके आसपास की हवा भारी लग रही थी, उसके नए दृढ़ संकल्प के भार से भरी हुई। उसने न तो शोक मनाया और न ही रुका, बल्कि वह मुड़ा और चलने लगा। हर कदम उसे उसके पुराने स्वरूप से दूर और उस निर्दयी रास्ते के करीब ले जा रहा था जिसे उसने चुना था। भूरे बालों और तीखी नीली आंखों वाला एक युवक अथोर के अभयारण्य के बाहर पेड़ों के झुंड के पास पहुंचा।
उसकी साधारण अंगरखी, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे, उसे एक साधारण व्यक्ति जैसा दिखा रही थी, एक ऐसी छाप जो वह बनाना चाहता था। एक हाथ में पेजर और दूसरे हाथ में बैग पकड़े हुए उसने अपने आसपास का दृश्य देखा। वह धीरे से बोला, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं यहाँ हूँ, क्या तुम्हें खुद को दिखाने में कोई आपत्ति है? उसने पुकारा, उसकी आवाज़ में संयमित शांति थी। मौन, उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। क्या वह अभी तक यहाँ नहीं आया? क्या तुम वो सामान लाए जो मैंने मांगा था? उसके पीछे से एक धीमी और अनौपचारिक आवाज़ ने उत्तर दिया। क्या आप सचमुच एक भी पल नहीं चूकते? कार्ल्स मुड़ा, उसका शरीर क्षण भर के लिए तनावग्रस्त हो गया। वाह, फैंटम, उसने आराम करते हुए हंसते हुए कहा। हे, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आपने यह उपनाम कैसे अर्जित किया। कार्ल्स उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। दुबले पतले व्यक्ति के सहज व्यवहार में एक तीक्ष्णता छिपी थी जिसे डैमन कम आंकने से बेहतर जानता था। कार्ल्स डैमन को देखकर सचमुच खुश लग रहा था, मानो पिछली मुलाकात के बाद हुई इस त्वरित बातचीत से हैरान हो। लेकिन कार्ल्स की गहरी नज़र ने डैमन को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया। उसे पता था कि उसमें कुछ तो अलग है। डैमन की सामान्य उदासी अब एक ठंडी, लगभग शिकारी शांति में बदल गई थी। उसकी गहरी आंखों में एक बेचैन करने वाली एकाग्रता थी। उसकी अकादमी की वर्दी पर हल्के जलने के निशान थे, जो हाल ही में हुई एक घटना का सबूत थे। कार्ल्स ने अपने बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जादुई महाद्वीप से आपके लिए लाया गया सामान है। मैंने सुना है कि यह बहुत महंगा होता है। डैमन की आंखें बर्फीली चमक के साथ उस पर टिक गईं। बेहतर होगा कि आप इसे चुराने की योजना न बनाएं। कार्ल्स ने हाथ ऊपर उठाते हुए हंस दिया। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लापरवाही से उसने बैग डैमन के पैरों पर गिरा दिया। तुमने जो भी मांगा था, सब यहीं है। डैमन ने सावधानी से बैग को देखा। इसे खोलो। कार्ल्स ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं डगमगाई। जरूर, कोई बात नहीं। वह नीचे झुका और बैग की जिप खोलकर डैमन को उसकी सामग्री दिखाए। फिर बड़े ही शानदार अंदाज में उसने सारा सामान जमीन पर उड़ेल दिया और फिर ध्यान से बैग में दोबारा सामान भर दिया। देखा, मैंने इसे अपने हाथों से भी छुआ है। कोई मजाक नहीं। उस समय की तरह नहीं जब किसी ने किसी और के कपड़ों पर फ्ले पाउडर छिड़का था। कार्ल्स ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। डैमन की आंखें सिकुड़ गईं। बात उसकी समझ में नहीं आई। फ्ले पाउडर एक जहरीला जहर जो त्वचा के संपर्क में आते ही उसे जला देता था, डैमन की सबसे कुख्यात चालों में से एक था। त्वचा के झुलसने पर पीड़ित को तड़पते देखना एक ऐसी याद थी जिसका उसे कोई खास अफसोस नहीं था, हालांकि ऐसा लगता था कि उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही चली गई थी। मुझे लबादा और कपड़ों के लिए आपका कितना ऋणी होना चाहिए? डैमन ने रूखेपन से पूछा, उसके स्वर में कृतज्ञता का भाव नहीं था। कार्ल्स ने हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की। पब फ्यूचर एड्स नहीं, ये घर पर है। हम गली के चूहों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हें पता है। डैमन की आंखें और भी सिकुड़ गईं। उसने कार्ल्स की हरकत पर एक पल के लिए भी यकीन नहीं किया। हमेशा कोई न कोई पहलू जरूर होता था, कोई दीर्घकालिक फायदा या छिपा हुआ मुनाफा। मुझे एहसानों का कर्ज लेना पसंद नहीं है। डैमन ने जेनी की एक छोटी थैली उसकी ओर फेंकी और पैसे देने की वजह से होने वाली जलन को दबा दिया। कार्ल्स ने अपना सिर हिलाते हुए इसे हंसी के साथ पकड़ लिया। इतना सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डैमन ने टिप्पणी को नज़रअंदाज करते हुए बैग छीन लिया। मैं वहाँ कपड़े बदलने जा रहा हूँ। हिलना मत। वह पेड़ों के पीछे गायब हो गया, अपनी अकादमी की वर्दी उतार फेंकी, जिस पर झुलसने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कार्ल्स द्वारा दिए गए मोटे, साधारण कपड़े पहनकर उसने लबादा अपने कंधों पर डाल लिया। खुरदुरा कपड़ा उसकी त्वचा में जलन पैदा कर रहा था, लेकिन ये भेष अपना काम कर गया। अपनी वर्दी बैग में रखते हुए डैमन ने अपनी परछाई की ओर देखा। जब मैं नहीं देख रहा था तो क्या उसने कुछ असामान्य किया? छाया, जो हल्के अपराध बोध से झिलमिला रही थी, ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, डैमन बुदबुदाया, मुझे लगता है कि इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं थी। वह पेड़ों के पीछे से बाहर निकला, उसका चेहरा लबादे के नीचे छिपा हुआ था। सूरज आसमान में ऊंचा उठ चुका था, उसकी रोशनी जंगल में लंबी परछाइयां बना रही थी। दोपहर का भोजन का समय काफी हो चुका था और डैमन को एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी सुबह की कक्षाएं छोड़ दी हैं। कोई बात नहीं, उसने जो उपकरण इकट्ठा किए थे वे किसी भी व्याख्यान से कहीं ज्यादा उपयोगी होंगे। चलो चलें, उसने शांत भाव से कहा। उसके स्वर में अंतिमता का भाव था और वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। कार्ल्स की नीली आंखें शरारत से चमक उठीं। तो तुम्हें क्या चाहिए? जानकारी, मैना स्टोन, हथियार? डैमन ने अपना सिर हिलाया, उसकी गहरी निगाहें सामने टिकी थीं।
मैं पैसों से नहीं बना हूं। मुझे कच्चे माल की ज़रूरत है, सस्ते और काम के लायक। कार्ल्स ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। सस्ता और कार्यात्मक है ना? हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं? चलो धातु अयस्कों से शुरू करते हैं, डेमन ने चिकित्सीय लहजे में कहना शुरू किया। मुझे राक्षसों के आंतरिक अंगों। डेमन ने अपने हाथ में ज़ेनी सिक्के गिने, दिन भर की जेबकतरी के 12,000 सिक्के। सिक्कों के वजन ने उन यादों को ताज़ा कर दिया जिन्हें वह भूलना चाहता था। राजधानी में बच्चों की जेबकतरी करने वालों को स्थानीय गिरोहों को सुरक्षा राशि देनी पड़ती थी। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी लूट का ज़्यादातर हिस्सा सीधे गिरोह के पास चला गया। अगर आप पैसे देने से इनकार कर दें तो आप बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। ये दुनिया कमज़ोरों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है, उसने कड़वाहट से सोचा। उसने पैसे अपनी अकादमी की वर्दी वाले बैग में रख लिए और लूट का माल तयशुदा तरीके से बांट लिया। डेमन ने कमाई का 70% अपने पास रख लिया, 10% कार्ल्स को उसे विक्रेताओं के पास ले जाने के लिए और 20% जेबकतरी के मुनाफे में से अपने हिस्से के तौर पर दिया। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले थैलियों और सभी आपत्तिजनक सबूतों को फेंक दिया। ठीक है, मुझे दिखाओ कि मुझे सस्ते में अयस्क कहाँ मिल सकता है, डेमन ने सपाट लहजे में कहा। कार्ल्स ने शरारत से मुस्कुराया। अरे, मुझे तो ये जगह पता है, लेकिन ये थोड़ी अपरंपरागत है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी नज़र कितनी अच्छी है। डेमन ने अपनी भौहें उठाईं, उसका चेहरा सतर्क था। और वह कहाँ होगा? कार्ल्स ने अपने भूरे बाल एक तरफ कर लिए और मुस्कुराया। मेरे पीछे आओ। डेमन एक पल के लिए झिझका, उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी, जो स्थिर थी। उसकी खामोशी आश्वस्त करने वाली थी, लेकिन फिर भी वह धीरे से बुदबुदाया। चालबाजियों पर नज़र रखो। परछाई ने थोड़ा सा हिलकर उसकी आज्ञा मान ली। संतुष्ट होकर डेमन कार्ल्स के पीछे पीछे घुमावदार गलियों से होते हुए एक पुरानी, धूल भरी दुकान पर पहुंचा। जगह शराब और पत्थरों से भरी हुई थी, पसीने की तेज गंध हवा में तैर रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेमन ने सोचा था। खनिक यहाँ अपनी चुराई हुई चीज़ें बेचते थे, जिनमें शायद कीमती अयस्क हो। खरीदार ढेर को छान सकते थे, एक टुकड़ा खरीद सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि उन्हें सोना मिल जाए, या ज़्यादा संभावना यही थी कि वे अपना पैसा गंवा बैठते। यह अपने शुद्धतम रूप में जुआ था। दुर्लभ सफलता की कहानियों ने आशावान लोगों को वापस आने के लिए प्रेरित किया, भले ही ज़्यादातर लोग खाली हाथ लौट गए। डेमन ने दुकान के अंदर का जायजा लिया, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या तुम सच में गंभीर हो? कार्ल्स ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल गंभीर। डेमन ने अपनी बाहें पार कर लीं, वह प्रभावित नहीं हुआ। मैं तब तक जुआ नहीं खेलता जब तक कि मेरे जीतने की संभावना 80% से अधिक न हो। कार्ल्स हंसा। खैर, आपकी किस्मत अच्छी है। ये जुआ नहीं है, ये कौशल की परीक्षा है। अगर आपकी नज़र तेज़ है तो आप कोई न कोई कीमती चीज़ ज़रूर ले जा सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर पत्थर जादुई अयस्क की खदानों से आते हैं। मैंने लोगों को यहाँ खूब पैसा कमाते देखा है। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। और मुझे यकीन है कि आपने भी बहुत से लोगों को अपनी कमीज़ें खोते देखा होगा। कार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। केवल वे मूर्ख जो यह नहीं जानते कि कब हार माननी है। डेमन अपनी एड़ी घुमाकर जाने को तैयार हो गया। यह इसके लायक नहीं है, वह बुदबुदाया। रुको, रुको, कार्ल्स ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैंने बताया था कि एक पीस की कीमत सिर्फ 3 ज़ेनी है? पब फ्यूचर एड्स। डेमन बीच में ही रुक गया, उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। तुम्हें ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी, उसने दुकान की ओर मुड़ते हुए कहा। डेमन धूल भरी दुकान में दाखिल हुआ, कार्ल्स भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवा पसीने, गंदगी और शराब की बदबू से भरी हुई थी। काउंटर के पास पहुंचकर डेमन की नज़र उसके पीछे खड़े मैले कुचैले आदमी से मिली, जो मुश्किल से जगा हुआ लग रहा था। मैं अपना हाथ आजमाना चाहता हूं, डेमन ने समान भाव से कहा। वह आदमी कराह उठा, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। 3 ज़ेनी प्रति पीस। कुछ भी संदिग्ध कोशिश मत करना, वरना चुनने के बाद भुगतान करना। आपके भुगतान के बाद हम पत्थर तोड़ेंगे। समझ गए? अब भागो। डेमन ने रणनीति समझते हुए सिर हिलाया। एक बार जब कोई अपनी चट्टानें उठाकर काउंटर पर ले आता तो कोई वापसी नहीं होती। जो भी चुनता उसकी कीमत चुकानी पड़ती, चाहे उसमें खजाना हो या बेकार मलबा। वह और कार्ल्स पत्थरों के ढेर की ओर बढ़े, उनकी नज़रें धूल भरे ढेर पर टिकी थीं। उनके आसपास मुट्ठी भर खनिक और साहसी लोग मंडरा रहे थे, जो साफ तौर पर नए आने वालों पर नज़र रख रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हमें इतनी आसानी से अंदर आने दिया, उनके पास अंदर सुरक्षाकर्मी हैं, डेमन ने सोचा। कार्ल्स कुछ ही मिनटों में ऊब गया, बेमतलब पत्थर इधर उधर फेंकता रहा। हालांकि डेमन हिचकिचा रहा था।
जितना ज्यादा वह ढेर को गौर से देखता उतना ही सारे पत्थर एक जैसे लगते, गंदे, बेजान और बिल्कुल बेतरतीब। एक आह भरते हुए डेमन पूरी तरह से हार मानने ही वाला था कि तभी उसे एक विचार सूझा। उसने कार्ल्स की तरफ देखा। जाओ और ढेर के उस तरफ देखो, मैं ये ले लूंगा, जो भी तुम्हें ठीक लगे उसे लेकर यहीं वापस आना। कार्ल्स ने भौहें उठाईं लेकिन कंधे उचका दिए। ठीक है, जो भी हो। वह चला गया और डेमन को कुछ आवश्यक स्थान दे गया। नीचे झुककर डेमन ने अपनी परछाई पर एक नज़र डाली। अरे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मुझे वो चुनने में मदद कर सकते हो जिनके अंदर अच्छी चीज़ें हैं? हिलने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें धीरे से दिखा दो। उसकी परछाई ने उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रतिक्रिया में हल्की सी लहरें उठाईं। डेमन जानता था कि उसकी परछाई की दुनिया को देखने की एक अजीब समझ है। वह ऐसी चीज़ें देख सकती है जो आम आंखें नहीं देख सकती। अगर वह आत्माओं को देख सकती है तो निश्चित रूप से वह छिपे हुए खजानों को भी पहचान सकती है। कुछ ही पल बाद साए के तने जैसे किनारे डेमन की हथेली के आकार के एक पत्थर की ओर इशारा कर रहे थे। उसने साए की हरकतों में अजीब सी उत्सुकता देखकर उसे उठा लिया। ये वाला? उसने धीरे से पूछा। छाया उत्तेजना से कांप रही थी। उसके फैसले पर भरोसा करते हुए डेमन ने पत्थर को एक तरफ रख दिया और इंतजार किया जब तक परछाई ने उसे कुछ और पत्थर दिखाने का इशारा नहीं किया। आखिरकार जब उसने खुद को हिलाया, ये संकेत देते हुए कि दुकान में और कोई कीमती चीज़ नहीं है, तो डेमन ने सिर हिलाया। कार्ल्स कुछ चुनिंदा चट्टानों के साथ वापस लौटे। मुझे बस इतना ही मिला। इनमें से कुछ चाहिए। डेमन की परछाई ने हल्के से इशारा करके उसे खारिज कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। चलो, पैसे देकर किसी लोहार के पास चलते हैं। कार्ल्स ने डेमन को शक की निगाह से देखा लेकिन कोई बहस नहीं की। काउंटर के पास पहुंचते ही उसने कंधे उचका दिए। डेमन ने अपनी चुनी हुई चट्टानें जोर से पटकते हुए काउंटर पर गिरा दी और फिर पैसे आगे बढ़ा दिए। आधे नशे में धुत ओवसियर ने सिक्कों को देखते हुए फिर सिर हिलाते हुए घुराघुराहट की। उसने हथौड़ा उठाया। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, बच्चे। डेमन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। यह आवश्यक नहीं होगा, मैं उन्हें वैसे ही लूंगा जैसे वे हैं। वह आदमी उलझन में पड़कर पलकें झपकाने लगा। तुम्हें यकीन है, बच्चे? तुम जानना नहीं चाहते कि तुम जीते या हारे? उसके होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। डेमन ने अपना हुड ऊपर खींचते हुए मंद मंद मुस्कुराया। मैं इसे भाग्य की देवी पर छोड़ना पसंद करूंगा। कार्ल्स ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। उसे पूरा यकीन होगा कि उसने आज खूब पैसा कमाया है। ओवसियर ने कंधे उचका दिए क्योंकि उसकी रुचि पहले ही खत्म हो चुकी थी। जो भी हो, अपना सामान उठाओ और जाओ। डेमन ने पत्थरों को अपने थैले में भर लिया, ध्यान रखते हुए कि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। उन्हें बिना तोड़े छोड़ना एक सोची समझी चाल थी। अगर अंदर दुर्लभ अयस्क थे तो वह नहीं चाहता था कि कोई उसका पीछा करे। जहां तक दुकान के ग्राहकों की बात है, वह तो बस एक बेवकूफ़ बच्चा था जो बेकार के पत्थर ढो रहा था। बाहर आकर डेमन ने अपनी परछाई पर नज़र डाली जो सूरज की रोशनी में हल्की सी टिमटिमा रही थी। आशा करते हैं कि मेरा जुआ सफल हो जाएगा। अयस्क प्राप्त करने के बाद उनका अगला पड़ाव एक लोहार की दुकान पर था। कार्ल्स ने स्वयं देवी की कसम खाकर कहा कि वह आदमी कुशल है, भले ही वह ज्यादा मशहूर न हो, और डेमन को भरोसा दिलाया कि लोहार अपने ग्राहकों के बारे में चुप रहता है। डेमन को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बात बाहर आ जाएगी। दुकान शहर के एक शांत कोने में घुमावदार गलियों की भूल भुलैया के पीछे छिपी हुई थी। कार्ल्स रास्ता दिखाते हुए घुमावदार रास्तों पर आसानी से आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे वहां नहीं पहुंच गए। डेमन ने मंद रोशनी वाली कार्यशाला में कदम रखा। उसके कंधे पर रखा बैग सामान्य से ज्यादा भारी लग रहा था। उसमें उसकी अकादमी की वर्दी और अयस्क की दुकान से खरीदे गए पत्थर थे। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उन पत्थरों का कोई मूल्य है या उसकी परछाई ने यूं ही चुन लिया था। लेकिन ये देखते हुए कि परछाई पहले पत्थर को लेकर कितनी उत्साहित थी, डेमन ने खुद को थोड़ी उम्मीद दी। दुकान में सन्नाटा था, सिवाय हथौड़े की लयबद्ध आवाज के जो स्टील पर वार कर रही थी। हथियार, औजार और कवच रैक और अलमारियों पर बड़े करीने से सजाए गए थे। उनमें से कुछ पर जटिल जादू के चिन्ह अंकित थे जिनकी हल्की चमक बता रही थी कि वे कलाकृतियां थीं। भट्टी से एक गर्म रोशनी निकल रही थी जिससे दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां पड़ रही थीं। बीचों बीच घनी दाढ़ी वाला एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। वह भारी दस्ताने और अग्निरोधी एप्रन पहने गर्म ब्लेड को आकार देने में तल्लीन था। कार्ल्स ने डेमन को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे लोहार के करीब ले गया, जिसने अपने काम से ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। बूढ़े एनविल, काफी समय हो गया है। बिजनेस कैसा चल रहा है? कार्ल्स ने सहज मुस्कान के साथ पुकारा।
लोहार एनविल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसका ध्यान ब्लेड पर हथौड़ा चलाते समय अडिग था। कार्ल्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराया। मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे काम में डूबा हुआ हूँ। खैर, मैं एक दोस्त को लाया हूँ। वह कुछ औजार बनवाना चाहता है और तुम ही एकमात्र ऐसे आदमी हो जिस पर मुझे भरोसा है कि तुम उसे सबसे अच्छा औजार बना सकोगे। इस पर एनविल ने अंततः अपना सिर उठाया, उसकी गहरी निगाहें डैमन पर टिक गईं। औजार है ना? किस तरह के? उसकी गहरी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का वजन था जिसने बहुत कुछ देखा और किया था। डैमन आगे बढ़ा और लोहार की पैनी निगाहों से उसकी नजरें मिलीं। ऐसा जो मार भी सकता है और जहर भी ले जा सकता है। मेरे दिमाग में एक अवधारणा है। एनविल ने एक क्षण के लिए उसका निरीक्षण किया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं मानो वह डैमन की आत्मा में झांक रहा हो। तुमने पहले भी किसी की जान ली है, एनविल ने रूखेपन से कहा। एक से ज्यादा बार। तुम्हारी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति जैसी हैं जिसने मौत देखी है और तुम और भी मौत पैदा करोगे। डैमन का चेहरा सख्त हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी इतनी आसानी से उसकी असलियत समझ जाएगा, और उसकी बेबाकी ने उसे कुछ पल के लिए बेचैन कर दिया। एनविल ने उस ब्लेड को बुझा दिया जिस पर वह काम कर रहा था। पानी से टकराते ही भाप फुफकारने लगी। तलवार एक तरफ रखकर उसने अपने हाथ मोड़ लिए। आप किस तरह का हथियार चाहते हैं? डैमन ने बैग को कंधे से उतारा और जोर से फर्श पर रख दिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन चट्टानों में क्या है। क्या मैं एक हथौड़ा उधार ले सकता हूँ? एनविल ने कार्यशाला के पीछे एक दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर एक हथौड़ा और एक निहाई है। अपने पत्थर तोड़ो और मुझे अयस्क लाओ। लोहार रुक गया और डैमन की ओर एक तिरछी नजर डाली। इतनी छोटी उम्र में जुआ खेलना। डैमन कुछ नहीं बोला और पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एनविल की आवाज ने उसे पुकारा। अगर आप कुछ भी सार्थक खोजने में कामयाब रहे तो मैं आपको घर पर कुछ बना दूंगा। छी, अगर पब फ्यूचर एड्स। डैमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पीछे की ओर गायब हो गया। उसके पीछे कार्ल्स लापरवाही से काउंटर पर टिका हुआ लोहार से बातचीत करने लगा। कमरा एक भट्टी जैसा था, औजारों से भरा हुआ, जो ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं थे। कई सतहों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था। डैमन ने उस जगह को तब तक देखा जब तक उसकी नज़र दीवार पर टिके एक हथौड़े पर नहीं पड़ी। उसने अपना बैग नीचे रखा और उसकी जिप खोली, एक एक करके पत्थर निकाले, सिर्फ अपनी अकादमी की वर्दी पीछे छोड़ दी। उसकी परछाई उत्सुकता से कांप रही थी और उत्सुकता से उस पत्थर की ओर इशारा कर रही थी जिसे उसने पहले चुना था। तुम चाहते हो कि मैं पहले इसे तोड़ दूं? डैमन बुदबुदाया। छाया के उत्साह से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। परछाई हिली, मानो सिर हिला रही हो। कंधे उचकाते हुए डैमन ने पत्थर को निहाई पर रख दिया और हथौड़े को कसकर पकड़ लिया। एक घुरघुराहट के साथ उसने पूरी ताकत से उसे नीचे गिरा दिया। हथौड़े ने एक जोरदार तमाचे के साथ प्रहार किया, जिससे पत्थर साफ साफ दो टुकड़ों में बंट गया। डैमन नीचे झुका और टूटे हुए टुकड़ों को उठाया। उसकी सांसें रुक गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अंदर से निकलती हल्की सफ़ेद चमक देखी। यह एक मन क्रिस्टल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। शुद्ध। चमकते पत्थर को गोद में लिए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। एक शुद्ध मन क्रिस्टल। वह उसमें से निकलती हुई कच्ची ऊर्जा को महसूस कर सकता था, एक गर्म धड़कती हुई अनुभूति जो उसकी हथेली में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रहा था। हे, मैं अमीर हूँ, डैमन पागलों की तरह हंसते हुए बोला। इसकी कीमत 2 मिलियन ज़ेनी तक हो सकती है। मैं अमीर हूँ। अचानक मिली इस धनराशि से अभिभूत होकर वह वहीं नाचने लगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उत्साह में उसने क्रिस्टल को टटोला और वह उसकी पकड़ से फिसलकर सीधे उसकी परछाई पर गिर गया। जैसे ही उसने संपर्क किया, परछाई पत्थर से हिलते पानी की तरह लहराई और क्रिस्टल गायब हो गया, निगल गया। डैमन वहीं जम गया और उस जगह को डर से घूरने लगा जहां क्रिस्टल गायब हो गया था। फिर उसने ये सुना, आपने जोड़ 5-0 मन प्राप्त किया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन डैमन उसे समझ ही नहीं पाया। इसके बजाय वह घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन को पकड़ लिया जहां उसकी परछाई ने क्रिस्टल को निगल लिया था। मेरे पैसे, उसने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे 2 मिलियन ज़ेनी, उसने एक दयनीय चीख निकाली, उसकी निराशा पूरे कमरे में गूंज उठी। दरवाजे पर दस्तक हुई, उसके बाद कार्ल्स की चिंतित आवाज आई। अरे डैमन, क्या तुम ठीक हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं, डैमन चिल्लाया, अपने होंठ तब तक काटता रहा जब तक उसे खून का स्वाद नहीं आ गया। मैं ठीक हूँ, अंदर मत आना। कार्ल्स दूसरी ओर हिचकिचा रहे थे।
ओह ठीक है, ज़रूर, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। बस अपना समय लो। डेमन ने कार्ल्स के पीछे हटते कदमों की आहट सुनी और फिर दीवार से सटकर गिर पड़ा। कई दर्दनाक मिनटों तक वह बारी बारी से अपनी परछाई को कोसता रहा और बुदबुदाता रहा, मेरा पैसा, मेरे 2 मिलियन ज़ेनी। आखिरकार वह खुद को शांत करने में कामयाब रहा। उसने माथे से पसीना पोंछा और आह भरी। कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसके अंदर एक हल्का सा बदलाव आया, एक अनजानी सी अनुभूति उसकी रगों में दौड़ रही थी। उत्सुकतावश डेमन ने अपना सिस्टम पैनल खोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। HP 50/50। मन 90/90। शक्ति 9। चपलता 12। गति 25। धीरज 10। कक्षा छाया 99। छाया भूख स्तर 1%। छाया स्तर 1। स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं अम्ब्रा कौशल 5x निरंकुश। लॉक किया गया। डेमन स्क्रीन को घूरता रहा और खुद के बावजूद लगभग हंसने लगा। 90। मेरा मन 90 तक बढ़ गया। उत्साह शीघ्र ही पछतावे में बदल गया क्योंकि उसका मन खोए हुए क्रिस्टल की ओर लौट गया। लेकिन किस कीमत पर? 2 मिलियन ज़ेनी चले गए। उसकी परछाई टिमटिमा रही थी, मानो उसके असंतोष को भांप रही हो, लेकिन वह चुप रही, उसे देखती रही, जिसे डेमन केवल एक झिझक भरे भाव के रूप में वर्णित कर सकता था। कुछ पल सोचने के बाद डेमन ने गहरी सांस ली और खुद को तार्किक रूप से सोचने पर मजबूर किया। पैसा फिर से कमाया जा सकता था, हालांकि अपनी मनःशक्ति को तेजी से बढ़ाना यह अमूल्य था। तो डेमन ने अपनी परछाई की ओर ध्यान देते हुए बुदबुदाया, तुम भी मैना क्रिस्टल खाते हो, है ना? और शैडो हंगर को तृप्त करने के बजाय ये सीधे मेरे मैना को बढ़ाता है। दिलचस्प है। छाया थोड़ी सी हिली, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपनी कल्पना से बाहर आते हुए डेमन ने अपनी पीठ सीधी की और अगला पत्थर पकड़ लिया। उसके पास पूरा दिन नहीं था और अभी और भी पत्थर तोड़ने बाकी थे। इन पत्थरों में और क्या क्या आश्चर्य छिपा होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद डेमन भट्टी से बाहर निकला, उसका चेहरा पहले से ज्यादा गहरा था। इस दौरान कार्ल्स लोहार एनविल से बातें कर रहा था और उस बेरुख आदमी को डेमन की मदद करने के लिए मना रहा था। हालांकि एनविल ज्यादा मिलनसार नहीं था, लेकिन कार्ल्स उसे इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसके तीखे व्यवहार को नज़रअंदाज कर सकता था। जब डेमन मुख्य दुकान में दाखिल हुआ तो एनविल ने उसकी तरफ देखा। उसकी तेज नज़रों ने डेमन के व्यवहार में आए बदलाव को तुरंत भांप लिया। लड़के की निगाहों की ठंडक की जगह अब कुछ और गहरा हो गया था, एक दर्दनाक खोखली नज़र, मानो उसे अभी अभी कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। एनविल ने जानबूझकर मुस्कुराया, लगता है तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, और मैं तो यही सोच रहा था कि तुम कुछ दुर्लभ खजाने लेकर बाहर निकल रहे हो। कार्ल्स, जो हमेशा आशावादी रहे, ने डेमन को खुश करने की कोशिश की। कोई चिंता नहीं डेमन, जीवन जीत और हार से भरा है, तुम वापस उछल जाओगे। डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप बैग कंधे से उतारा, काउंटर पर रखा और इकट्ठा किए हुए अयस्क निकाले। एनविल की मुस्कुराहट एक मजाकिया मुस्कुराहट में बदल गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र डेमन द्वारा बनाए गए सामान पर पड़ी, वह तुरंत गायब हो गई। जब उसने उन्हें देखने के लिए उठाया तो उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। ये मैजिसाइट है, एनविल हकलाया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। वह दूसरे टुकड़े की ओर मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। और इसे तो श्रापित नहीं किया जा सकता, है न? कार्ल्स की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह करीब से देखने के लिए झुका। मुझे तुम पर कभी शक नहीं हुआ डेमन, मैं जानता था कि तुम्हारी नज़र तेज है। डेमन चुप रहा, उसका मन अभी भी भटक रहा था। 2 मिलियन, उस मैना क्रिस्टल की कीमत कम से कम 2 मिलियन ज़ेनी थी, डेमन ने सोचा, उसके होंठ निराशा में फड़क रहे थे। नहीं, रुको, मैंने तो इसे टेस्ट भी नहीं किया। अगर मुझे सही खरीदार मिल जाता तो इसकी कीमत 1 करोड़ हो सकती थी। 10 करोड़, और उस कमबख्त साए ने इसे खा लिया। डेमन चुपचाप अपने नुकसान का शोक मना रहा था, जबकि एनविल अयस्कों को देखकर अचंभित था, मानो उन दुर्लभ खोजों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा हो। कार्ल्स उनके बीच अजीब तरह से खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत में कैसे शामिल हो। खामोशी तोड़ने की कोशिश में उसने अपनी बात रखी, एनविल, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर अयस्क अच्छा निकला तो तुम घर पर कुछ कमाओगे? लोहार ने अपना गला साफ किया और अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। हाँ, बिल्कुल, तो तुम्हारे मन में क्या है, बच्चे? अपने विकल्पों पर विचार करते हुए डेमन के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। आखिरकार उसने सिर हिलाया और बोला, मुझे तीर चाहिए, उनके सिरे खोखले होने चाहिए जिनमें जहर भरा हो। मुझे जादूगर से गढ़े गए 2 खंजर भी चाहिए।
जैसा कि डेमन ने बताया, एनविल ने एक नोटपैड लिया और डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। तीरों, डेमन ने आगे कहा, उनके सिर शापित अयस्क से बने होने चाहिए। एनविल ने भौहें उठाईं, लेकिन बीच में नहीं बोला और डेमन को विस्तार से बताने दिया। शापित अयस्क, डेमन ने कहा, संपर्क में आते ही जादू को खत्म कर देता है और मन के प्रवाह को धीमा कर देता है। यह विषैला होता है और राक्षसों को आकर्षित करता है। तीर के सिरे के लिए बिल्कुल सही। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि उन्हें बहुत लंबे समय तक सीधे तौर पर छुआ जाए। इसके प्रभाव सुरक्षित नहीं हैं। पब फ्यूचर एड्स। एनविल ने सिर हिलाया और नोट्स लिखने लगा। खंजर के बारे में क्या? मैजिसाइड का इस्तेमाल करो, डेमन ने निर्देश दिया। जादू सोखने की इसकी क्षमता इसे नज़दीकी लड़ाई के लिए एकदम सही बनाती है। मुझे मूठ में एक जगह चाहिए जहां ज़रूरत पड़ने पर जहर जमा करके छोड़ा जा सके। एनविल ने विचारमग्न होकर गुनगुनाया। काम करते समय उसका हाथ नोटपैड पर फिसल रहा था। और कुछ? डेमन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। एक सिमटने वाला धनुष। इसे हल्का, सुगठित और टिकाऊ बनाएं। इसे जोड़ना और खोलना आसान होना चाहिए। तीरों के साथ भी ऐसा ही है। सब कुछ मेरी अकादमी की वर्दी के नीचे फिट होना चाहिए। एनविल ने ऊपर देखा, न जाने कैसे खुद पर भी प्रभावित हुआ। तुमने इस बारे में सोच लिया है? डेमन ने तारीफ को नज़रअंदाज कर दिया और एक अंतिम अनुरोध जोड़ा। और एक हुक, कुछ मजबूत लेकिन इतना छोटा कि उसे सावधानी से ले जाया जा सके। एनविल पीछे झुककर अपने रेखाचित्रों पर गौर करने लगा। इसमें तुम्हें नुकसान होगा। डेमन हल्के से मुस्कुराया। अतिरिक्त के लिए 10,000 ज़ेनी। ले लो या छोड़ दो। लोहार ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन अंततः सिर हिला दिया। ठीक है, 10,000, लेकिन आपको उच्च गुणवत्ता वाला काम मिल रहा है, इसलिए शिकायत लेकर वापस मत आना। डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह देखता रहा कि कैसे एनविल डिज़ाइन को अंतिम रूप दे रहा था और लोहार के हाथ अभ्यास के साथ सटीकता से चल रहे थे। कार्ल्स ने फिर से चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। यह अविश्वसनीय होने वाला है, डेमन। आपके पास कुछ गंभीर उपकरण होने वाले हैं। डेमन ने हल्के से सिर हिलाया। उसका मन अभी भी मैना क्रिस्टल के खो जाने से थोड़ा विचलित था। फिर भी वह जानता था कि हथियार इसके लायक होंगे। आगे आने वाली चुनौतियों के लिए वह बिना तैयारी के नहीं रह सकता था। एनविल पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हथियार नहीं हैं जो सम्मानपूर्वक लड़ने की योजना बना रहा हो। ऐसा लगता है कि आप खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी सहज बुद्धि बिल्कुल सही थी। डेमन ने अपना सिर हिलाया। उसका स्वर ठंडा लेकिन शांत था। मैं किसी को मारने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस शिकार कर रहा हूँ। एनविल ने एक गहरी, ज्ञानपूर्ण ध्वनि के साथ हंसी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस कारीगर हूँ। जब तक हथियार अपना काम करते रहेंगे, लड़ना और मारना, मैं संतुष्ट हूँ। बस इन्हें बिना खून चखे बर्बाद मत होने देना। डेमन ने सर हिलाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने लोहार की ओर देखा। मैं इन्हें कब ले सकता हूँ? एनविल ने अयस्कों को उठाया और डेमन के रेखाचित्रों की सावधानीपूर्वक जांच की। अगर मैं गुलाम की तरह काम करूं? 4 दिन। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर निराशा झलकने लगी। 4 दिन बहुत लंबे हैं। लगता है मुझे इस बीच वैकल्पिक हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। कार्ल्स ने डेमन के हाव भाव देखे और बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन डेमन ने उससे पहले ही बात कर ली। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक घिसा हुआ खंजर निकालकर काउंटर पर रख दिया। मुझे इसे धारदार बनाना है। और मुझे एक धनुष और कुछ तीर चाहिए। इसकी कीमत कितनी होगी? एनविल ने अपना हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की। कोई शुल्क नहीं। मैं तुम्हें कुछ उपकरण उधार दे दूंगा। बस 4 दिन बाद जब तुम अपने कस्टम हथियार ले लो, उन्हें वापस ले आना। डेमन की आंखें फिर सिकुड़ गईं। और अगर मैं इन्हें तोड़ दूं तो? एनविल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैं कोई अच्छा कारीगर नहीं हूं। डेमन ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने होंठ काटते हुए कहा, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। लोहार फिर हंसा। कोई नहीं लिया गया। डेमन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं 4 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। एनविल दुकान के पिछले हिस्से में गायब हो गया और कुछ ही देर बाद एक साधारण धनुष और तीरों से भरा तरकश लेकर लौटा। उसने ये तीर डेमन को सौंप दिए, फिर खंजर को धार देने के लिए ले लिया। कुछ ही मिनटों में एनविल ने तलवार उठाकर अपने काम का जायजा लिया। लो लो, उसने उसे डेमन को वापस दे दिया। उसकी तीखी नज़र उस पर टिकी हुई थी। तो तुम क्विक हैंड का हिस्सा हो, है ना? खंजर लेते ही डेमन का जबड़ा कस गया। वेलेरियन में तस्करी के गिरोह की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसने सिर हिलाया। अब और नहीं।
बिना एक शब्द कहे डैमन ने अपना बैग कंधे पर रख लिया, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। कार्ल्स ने एनविल से विदा ली और फिर डैमन के पीछे दुकान से बाहर निकल गया। दोनों ने चहल पहल भरी गलियों से होते हुए डैमन की सूची में बाकी बची चीज़ों पर निशान लगाए। उनका पहला पड़ाव एक कांच बनाने वाली कंपनी में पड़ा, जहां डैमन ने तरह तरह के आकार की शीशियां और बीकर खरीदे। वहां से वे एक औषधि की दुकान पर गए और डिब्बों में तरह तरह के शक्तिशाली रसायन और घोल भर लिए। उनका आखिरी पड़ाव था एडवेंचरर्स गिल्ड, या यूं कहें कि उसके पीछे वाली गली। डैमन ने संदिग्ध व्यापारियों से राक्षसी ग्रंथियां हासिल कीं और ध्यान से उनकी वाष्पशील सामग्री को खाली कांच के बीकरों में निचोड़ा। जब तक वे काम खत्म कर रहे थे, सूरज ढल चुका था और सड़कें धुंधलके की धुंधली रोशनी में नहा रही थीं। डैमन के कदम अब भारी हो गए थे, थकान उसके अंगों में रेंग रही थी। यही सब कुछ है, कार्ल्स ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। डैमन ने सिर हिलाया, उसका मन पहले से ही अपने अगले कार्य पर केंद्रित था। मदद के लिए धन्यवाद कार्ल्स, मैं इसे यहीं से आगे ले जाऊंगा। एक छोटी सी विदाई के साथ डैमन अपने साथी को छोड़कर अंधेरे की आड़ में अकादमी की ओर चल पड़ा। अपने छात्रावास में लौटने के बजाय वह अकादमी के किनारे स्थित जंगल की ओर चल पड़ा, जो उसका सामान्य प्रशिक्षण स्थल था। पेड़ों की छाया में डैमन ने अपनी लूट का माल एक बड़े पेड़ के खोखले में सावधानी से छिपा दिया। उसने अपनी अकादमी की वर्दी पहनी और अपने उपकरणों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, धनुष की पकड़ और ताज़े धारदार खंजर के संतुलन को परखने लगा। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद डैमन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसने अपने नए विस्तारित मैनापूल पर नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब 90 के आश्चर्यजनक स्तर पर था। अपने 5x कौशल का परीक्षण करते हुए उसने अपने शरीर में शक्ति का एक ऐसा उभार महसूस किया जो पहले कभी अनुभव नहीं किया था। नतीजों पर अचंभित डैमन के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान तैर गई। मैना क्रिस्टल के भारी नुकसान के बावजूद उसके सीने में संतुष्टि की एक चिंगारी जल रही थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने सोचा। उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। हर कदम, हर प्रयास उसकी महान तैयारी का हिस्सा था, बदला लेने के लिए।